अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अच्छा, लास्ट क्लास की रिकॉर्डिंग मैंने थोड़ी सी लेट अपलोड की थी और चूंकि लास्ट क्लास थोड़ी सी हमारी ऊपर चली गई थी अपने टाइम से, तो बहुत सारे लोग मैंने देखा था कि क्लास के लास्ट तक वो ज्वाइन नहीं रह पाए थे। तो उम्मीद करता हूँ कि उन लोगों को रिकॉर्डिंग मिल गई होगी अब तक और उन्होंने वो देख लिया होगा लास्ट में जो हमने किया था क्लास में। अच्छा, काइंडली मुझे ये बताइएगा। अ, अच्छा, कुछ लोगों ने ना ग्रुप में कुछ सवालात पूछे थे जो मुझे आज पूरा दिन मौका नहीं मिला ग्रुप को चेक करने का बिल्कुल भी। तो मैं वो सवालात नहीं ले पाया। तो अगर किसी का कोई ऐसा सवाल है जो उसने ग्रुप में पूछा था या मुझसे एक पर्सनल भी क्वेश्चन किसी ने किया था, मैं उसका भी जवाब नहीं दे पाया, तो वो काइंडली अभी मुझसे पूछ सकते हैं अगर वो मौजूद हैं यहाँ पर तो। सर आज बहुत कम लोग ज्वाइन हुए हैं वैसे क्लास में। हाँ, आज अभी भी इस वक्त मैं देख रहा हूँ 12 लोग इस वक्त क्लास में ज्वाइन हैं और सब मिलाकर। जी। आई एम नॉट श्योर कि ऐसा क्यों है। खैर, तो अगर जो अभी लोग मौजूद हैं क्लास में, अगर उनमें से कोई ऐसा है जिसने मुझसे पर्सनल में कोई चीज़ पूछी हो और मैं उसका जवाब नहीं दे पाया, तो वो मुझसे अभी पूछ सकता है। अदरवाइज फिर हम क्लास को स्टार्ट करते हैं अपनी। हमने इससे पहले तो कुछ कवर नहीं किया ना। नहीं। सही। अच्छा जी, हम ओपन कर लेते हैं हमारा कोड। अच्छा, अरहम ने एक वेब एप्लीकेशन भेजी है अपनी, इनका चेक करते हैं। असाइनमेंट भेजा है अरहम ने। वेयर अ लेदर जैकेट एंड ड्रिंक कॉफी एंड स्टे वार्म। ठीक है जी, 18 डिग्री। और अगर हम इसमें लिखें सर ये आज। थ्री क्वेश्चन अच्छा आइडिया हाँ, है ना, मतलब सॉरी, क्या कहा थ्री आपने? क्वेश्चन लिखे जाते। थ्री जी। क्वेश्चन अच्छा आइडिया है जो मैंने डाला है। यार अभी तो -5 हो रहे हैं। ओ, अपडेट हो गया। करंट टेम्परेचर -3.92 और मिनिमम है 5। अच्छा, डोंट गो आउटसाइड, इट्स टू कोल्ड एंड ऑन द हीटर। ओके, गुड यार, अच्छा बनाया आपने राम। अच्छा जी, आज की क्लास में हम इंशाल्लाह इसको रैप अप करते हैं। जो इफ की स्टेटमेंट हम पढ़ रहे थे, जाहिर है यहाँ से जो इफ की स्टेटमेंट हमने पढ़ी है, यहाँ से हम एक्चुअल प्रोग्रामिंग हम करना स्टार्ट हो गए हैं। इससे पहले तो हम बिल्कुल फंडामेंटल्स पढ़ रहे थे, लेकिन अब हमने क्या क्या फंडामेंटल्स पढ़ लिए अभी तक, जरा अब एक दफा वो खोल के देख लेते हैं हमारा जो आउटलाइन था, कोर्स आउटलाइन। यस, इसको हम ओपन करते हैं एक बार को और हम जरा ओवरव्यू कर लेते हैं कि हम कहाँ तक इसमें पहुंच चुके हैं और आया कि हम अपने गोल पे पूरा उतर रहे हैं या नहीं। यार ये हमेशा ओपन होने में पता नहीं क्यों इतना टाइम लेता है। माइक्रोसॉफ्ट का ड्राइव आई थिंक जो है ना, थोड़ा थोड़ा स्लो है। सर इसको किसी और चीज पे कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये बहुत टाइम लेता है। हाँ, मैं सोच रहा हूँ इसको उस पर ट्रांसफर कर दूँ, गूगल ड्राइव जो है हमारी। मेरे यहाँ पे यूजुअली माइक्रोसॉफ्ट 365 फास्ट चलता है ऑनलाइन, लेकिन आपके यहाँ पे देख के समझ आ रहा है कि कोई दिक्कत है। मे बी जस्ट मूव इट टू गूगल। ये मेरे साथ भी बहुत दफा हुआ है ऐसा, मतलब जब भी मैं इसको खोलने की ऐसा हुआ है मेरे साथ भी।
मुझे याद पड़ रहा है शायद मैंने इस रिपोजिटरी में भी इसको कॉपी किया था, बट नहीं यहाँ पे मुझे नजर नहीं आ रहा। आपने किया है, आपने किया है, यहाँ पर किया है मैंने उसको कॉपी रिपोजिटरी में। आपने रेपो में मेन क्लास के किया हुआ है। ओके, नहीं यहाँ तो किसी नहीं भी किया, रेपो में नहीं है, किसी भी रेपो में नहीं है। लेकिन यहाँ पे मुझे गिट इग्नोर वगैरह, मतलब गिट की कोई फाइल भी नहीं नजर आ रही, तो ये हाँ ये गिट से कैसे होगा? कनेक्टेड है। हाँ गिट से कनेक्टेड तो ये है। अच्छा ओके, माय बैड। खैर मैं इसको इसमें ट्रांसफर कर देता हूँ अभी फौरन ही। सेव एज, डाउनलोड अ कॉपी, डाउनलोड एज पीडीएफ, दैट वुड बी अ बेटर ऑप्शन, ताकि हमें नेक्स्ट टाइम पे ये प्रॉब्लम ना रहे। शो इन फाइंडर, और इसको मैंने कॉपी किया यहाँ से, कॉपी एंड देन क्लास ऑनलाइन, एंड देन यहाँ पर इसको हम पेस्ट कर देते हैं। ये क्या हुआ था, इसमें 1 क्यों लिखा है साथ में? ओके मे बी मैंने पहले डाउनलोड किया उसको, इसलिए 1 लिखा है, ताकि नेक्स्ट टाइम वो हमारे पास फोल्डर में ही शो होता रहे। अच्छा जी, हमने 4 वीक रखे थे इन चीज़ों को लर्न करने के लिए। अच्छा, हमारी क्लास स्टार्ट हुई थी 2 दिसंबर को, तो हमारे पास आई थिंक 1 या 2 क्लास और रहती है इस वाले इस 4 वीक्स में से। और हम अभी तक क्या कर चुके हैं, हमने ये सारा पार्ट कर लिया है ऊपर वाला, इसमें हमने इफ एल्स कर लिया है, टर्नरी ऑपरेटर हमारा रहता है। अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ और भी है जो मिसिंग है, वो मैं ऐड कर देता हूँ। स्विच, स्विच के नाम से भी एक चीज़ होती है, वो भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे, वो इसमें मैंने ऐड कर दिया है। और यूनरी ऑपरेटर्स भी शायद हमने कवर कर लिया। टर्नरी ऑपरेटर, ये टर्नरी ऑपरेटर, नहीं, यूनरी यूनरी, यूनरी हमने इसमें देखा था ना, जो हाँ कंडीशनल मैं ऑपरेटर, वही कह रहा हूँ, हमने कवर कर लिया, हमने कवर कर लिया ये ऐसे। वाला ये रहा, हाँ यूनरी हाँ ऑपरेटर हमने हाँ कवर कर लिया। अच्छा, उसके बाद हमारे पास फॉर लूप और मैप रहता है, और ईएस फंक्शंस, ये 2 हमारा टॉपिक जो है वो पूरा पूरा बाकी है। मे बी हमने 2 क्लासेस हमारी कैंसिल हो गई हैं बीच में, 2 एक हुई है या 2 हुई है, आई एम नॉट श्योर, खैर। दो। तो एक कैंसिल हुई, और पिछली बारी हमारी ज्यादा डेटा और इसके बारे में बात हाँ, हुई, मेटावर्स के बारे में। तो ये हमारी 2 चीजें बाकी हैं। अच्छा, तो आज हम जो है वो इफ एल्स को थोड़ा सा मजीद ओवरव्यू लेते हैं, थोड़ी सी पिछली क्लास का वार्म अप करते हैं, और हम इफ एल्स को आज कंप्लीट करके टर्नरी और स्विच भी कोशिश करेंगे कि आज की क्लास में हम कर पाए, अगर हमें मौका मिला तो। ठीक है जी, हम वापस आते हैं यहाँ पर, और मैं यहाँ पर बना लेता हूँ क्लास 10। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर सॉरी मैंने अभी लेट ज्वाइन किया है, तो हो सकता है कि वो डिस्कस पहले हो गया हो। मैंने एक सवाल छोड़ा था ग्रुप पे रिगार्डिंग कि जो हम बैक एंड पढ़ेंगे तो वो इसमें हम लिनक्स के साथ पढ़ेंगे या विंडोज़ के साथ पढ़ेंगे, ये थोड़ी मुझे कंफ्यूजन हो रही थी, तो सर ये ज़रा क्लियर कर दें। अच्छा, हम जो बैकएंड पढ़ेंगे ना, उसमें हम ना लिनक्स पढ़ेंगे ना विंडोज पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे नॉट जेएस। जो नॉट जेएस का कोड है ना, जो हम इसी तरह जावास्क्रिप्ट का ही कोड लिख रहे होंगे उसमें ना एक्चुअल में, तो ये जावास्क्रिप्ट का कोड लिख के ना हम उसको जब भेजेंगे ना किसी भी क्लाउड पे, तो वो चलेगा। ठीक है, अब देखा, डिपेंड नहीं करता ये कि आपकी मशीन में क्या चल रहा है, ये इसमें मैटर नहीं करता। मिसाल के तौर पर मेरे पास मैक चल रहा है, ठीक है, तो मैं मैक पे वो कोड लिखकर जब मैं उसको क्लाउड पे भेजूंगा, तो क्लाउड में जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम होगा ना वो उसको चला देगा, क्योंकि जावास्क्रिप्ट सब लोग चला सकते हैं, मतलब हर ऑपरेटिंग सिस्टम में जावास्क्रिप्ट ऑलमोस्ट सपोर्टेड है। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं विंडोज पे हूं और मैं विंडोज पे कोड लिख रहा हूं, और मैं विंडोज पे कोड लिख के अगर क्लाउड पे भेजता हूं, तो क्लाउड विंडोज पे हो या लिनक्स पे हो वो फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अच्छा, मैं भेजूंगा क्या, मैं अपना सोर्स कोड भेजूंगा। ठीक है, मैं समझ रहा हूँ आप
आप थोड़ा सा शायद दूसरी तरह से सोच रहे होंगे क्लाउड के बारे में, बट जो क्लाउड है ना अब वो थोड़ा सा चेंज हो चुका है। अभी जो क्लाउड में आर्किटेक्चर होता है पीछे, वो होता है आपका माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर। तो जब हम सर्वर की तरफ जाएंगे तो हम माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर क्या होता है इसको अच्छी तरह समझेंगे। फिर एक नैनो सर्विस आर्किटेक्चर भी आ चुका है, जिसको जिसको हम सर्वरलेस। सर्वरलेस भी कहते हैं, यस। नैनो सर्विस आर्किटेक्चर है, तो हम नैनो सर्विस तो नहीं यूज करेंगे, क्योंकि नैनो सर्विस वैसे तो बहुत सस्ती है, लेकिन उसमें बहुत सारे मसले मसाइल हैं और बहुत सारी चीजों में वो नहीं चल पाता। मतलब उसके अंदर बहुत सारे इस वक्त प्रॉब्लम्स हैं। मगर कुछ चीजों में वो बहुत ही अच्छा चलता है, तो लोग उसको भी यूज करते हैं, और बहुत ही सस्ता है इसलिए लोग अट्रैक्ट होते हैं। तो ये हम अपना जो कोड भेजेंगे, सोर्स कोड, वो जो पीछे क्लाउड है उसमें माइक्रो सर्विस के तौर पे वो रन होगा, हमारा जो कोड है। ठीक है। तो ये फिर हमारे आजकल के जो क्लाउड हैं वो नैनो जो माइक्रो सर्विस को कैसे बिल्ड करते हैं, उसके लिए वो डॉकर और कुबरनेटीज का बैकएंड उन्होंने लगाया हुआ होता है। ठीक है। तो वो ये चीजें उनके एंड पे हैंडल हो जाती हैं। इवन ये कि कुबरनेटीज में ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपके पास अगर 2000 कंप्यूटर्स हैं एक क्लाउड के सिस्टम में, तो उनमें से कुछ कंप्यूटर जो है वो दूसरे प्लेटफॉर्म पे हो सकते हैं, कुछ कंप्यूटर दूसरे प्लेटफॉर्म पे हो सकते हैं। तो वो क्या, एक मास्टर कंप्यूटर होता है, वो सबको कंट्रोल कर रहा होता है। तो वो ये वाली चीजें ना क्लाउड के एंड पे हैंडल हो जाती हैं। अच्छा, दूसरी बात ये कि अगर हम सर्वर अपने पास चलाना चाहें तो फिर जाहिर है हमें ये चीजें देखनी पड़ेंगी। लेकिन ये वाला जो टॉपिक है कि सर्वर हम अपने अपने इन हाउस सर्वर, ये हम इस कोर्स में कवर नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ क्लाउड को कवर कर रहे हैं, उसके फॉर फॉर अ गुड रीजन। हम ये भी प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस करेंगे जब हम सर्वर पढ़ेंगे, कि अगर हम अपने घर पे सर्वर लगाएं तो उसकी क्या कॉस्ट आती है, उसके क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, और हम क्लाउड पे जब जाते हैं तो उसके क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं। तो उससे टर्न आपको उस वक्त ये रियलाइज होगा कि क्लाउड जो है वो always a better option for small companies, for startups, or even for big companies. Sometime cloud is better. आप अभी रिसेंट आपने न्यूज शायद सुनी हो कि फेसबुक का जो मेटा है, उन्होंने AWS के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया है कि जो मेटा, जाहिर है उसमें सर्वर की रिक्वायरमेंट होगी इनको, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में इनको क्या कहेंगे कि उसको मशीन्स चाहिए होंगी जिस पे वो कोड रन हो, जिस पे वो सर्वर्स चले इनके बड़े बड़े पावर। मेटा के। तो इनका गुड पावर। कॉन्ट्रैक्ट हुआ है AWS के साथ के लॉन्ग टर्म जो क्लाउड सपोर्ट होगी इनकी, वो AWS रहेगा। तो आप इमेजिन करें, फेसबुक का अपना जो डेटा सेंटर है, इनके अपने जो सर्वर्स हैं, वो भी हजारों की तादाद में इन्होंने 2 कॉन्टिनेंट्स में इन्होंने डेटा सेंटर अलग अलग बनाया हुआ है। और उसके बावजूद इनको नीड है कि मे बी उनके सर्वर ओवरवेल्म हो जाए, तो वो भी AWS पे अपनी चीजों को डिप्लॉय करें। तो क्लाउड इज अ बेटर ऑप्शन मोस्ट ऑफ द टाइम, 80% ऑफ द टाइम क्लाउड इज अ बेटर ऑप्शन। तो हम ये चीजें इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे जब हम क्लाउड पढ़ना शुरू करेंगे। आपके सारे सवालात लिए जाएंगे। हो सकता है अभी जो आप सोच रहे हैं इसके अलावा भी बहुत सारे सवालात आए, तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी कि आप वो सवालात पूछें जरूर, क्योंकि सवालात पूछने से ना सिर्फ आपका फायदा होता है बल्कि क्लास में मौजूद दूसरे लोगों का भी फायदा होता है। क्योंकि मैं चूंकि एक फील्ड में काम कर रहा हूँ, तो बुक्स में बहुत सारी चीजें ना आपको नहीं मिलेंगी शायद। सम टाइम कुछ चीजें बहुत ही ज्यादा क्या कहेंगे उसको कि न्यू होती है, तो उसको बुक्स तक पहुंचने पहुंचने में टाइम लगता है थोड़ा। जाहिर है बुक्स में हर चीज नहीं लिखी जा सकती, और जाहिर है जो बुक आप पढ़ रहे होते हैं वो 1 साल पहले लिखी गई होती है। बहुत कम ऐसा होता है कि 2-3 महीने पहले लिखी हुई बुक आप पढ़ रहे होते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम बुक लिखता है कोई, फिर वो फेमस होती है बुक, आहिस्ता आहिस्ता लोगों को पता चलता है अच्छा ये बुक बहुत अच्छी है। फिर जो मुख्तलिफ कोर्सेज हैं और मुख्तलिफ टीचर्स हैं वो उसको अपने कोर्सेज में शामिल करते हैं उन बुक्स को। तो ये बुक्स तक पहुंचते पहुंचते 4-5 साल का अरसा लग जाता है। तो मेरे पास बहुत सारी ऐसी नॉलेज भी मौजूद है जो बिल्कुल ही न्यू है, बिल्कुल ही लेटेस्ट है, जो बुक्स में नहीं मिलेगी आपको। बट वो नॉलेज निकलेगी कैसे? वो निकलेगी आपके सवालात से। अगर आप सवालात नहीं पूछेंगे तो वो नहीं निकलेगी बाहर। अच्छा जी, तो हम क्या करते हैं जनाब, आज अपने जो ये इफ एल्स वाला टॉपिक था, होप आपका क्वेश्चन आंसर हो गया दोस्त। जी सर, थैंक यू। अच्छा जी,
अच्छा, एक दोस्त ने मैसेज किया है कि सर को इसकी डेट बता दीजिए ताकि सर इफ वी कैन हैव वन और मोर क्लास आफ्टर इट कॉन्सेप्ट ऑफ एरे 30 मिनट्स जी दोस्त, हम ऐसा नहीं है, वो जो टाइम उसमें लिखा हुआ तो जाहिर है एस्टिमेशन एक थी मेरी जो जाहिर है थोड़ा ऊपर नीचे होती है, तो हमने जो कोर्स में चीज़ें लिखी वो हम सब कवर करेंगे, थोड़ा ज़्यादा टाइम भी लगता है तो नो प्रॉब्लम। अच्छा जी, वी कैन डिस्कस द बेसिक्स ऑफ सिंटैक्स इन डेप्थ, वी कैन लर्न द रेस्ट आवरसेल्फ। हाँ, ये बेफिक्र हो जाए आप इस चीज़ से, अवेश ने पूछा ये सवाल। अच्छा, मैं यहाँ पे इफ की एक स्टेटमेंट लिखता हूँ और ये प्लीज इसमें आप मेरे साथ रहिएगा ताकि मुझे भी रियलाइज हो सके कि आप कितनी चीजें सीख चुके हैं। अच्छा, कौन मुझे ये बताएगा कि इस इफ की ब्रैकेट के बीच में क्या चीज इसको चाहिए होती है, इफ की ब्रैकेट को? सारे लोग अपना माइक ओपन कर लें, हमारे पास ज्यादा लोग भी नहीं है वैसे तो, या चैट में भी आप जवाब दे सकते हैं। बूलियन चाहिए होता है, बहुत जबरदस्त अवेश अहमद, चैट में आ जाए, बल्कि माइक ओपन करना शायद बेहतर ऑप्शन नहीं है। अच्छा जी, तो यहाँ पे मुझे एक अदद चाहिए होता है बूलियन। अगर मैं यहाँ पे ट्रू लिख दूं तो हमेशा ये इफ जो है वो क्या होता रहेगा, हमेशा ट्रू रहेगा। ये इफ कभी भी फॉल्स नहीं होगा। अगर हम इसमें फॉल्स लिख दें तो ये कभी भी ट्रू नहीं होगा, ये इफ हमेशा फॉल्स रहेगा। अच्छा, ऑन अदर हैंड मैं इसमें क्या लिखता हूँ, हमें हमेशा इफ के अंदर मैं एक एक्सप्रेशन लिखता हूँ। एक्सप्रेशन किस चीज को कहते हैं कि कुछ कुछ वैल्यूज होती हैं, कुछ ऑपरेटर्स होते हैं। अगर आप मैथ की भी लैंग्वेज में बात करें, जो बच्चों के लिए, बच्चों के मैथ के बुक्स में जो होता है कि सॉल्व द एक्सप्रेशन, तो एक्सप्रेशन क्या होता है कि कुछ ऑपरेटर्स होते हैं, कुछ नंबर्स होते हैं, उसमें थोड़ा सा और स्पेसिफिक होता है कि भाई इक्वल का साइन होता है एक तरफ और दूसरी तरफ इक्वल, तो वो बैलेंस द इक्वेशन और इस तरह। बट एक्सप्रेशन जो होती है वो क्या होता है, प्रोग्रामिंग स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ क्योंकि मैथ मुझे आती वाती है नहीं इतना, पता चले कोई मुझे ऐसा कहे सर नहीं एक्सप्रेशन तो किसी और चीज को कहते हैं। तो टू बी क्लैरिफाई कि मैथ वैथ मुझे नहीं आती, मुझे प्रोग्रामिंग आती है। तो प्रोग्रामिंग के टर्म में एक्सप्रेशन ऐसी चीज को कहते हैं कि उसमें कुछ वेरिएबल्स हों या नंबर्स हों, कुछ वैल्यूज हों मतलब, और कुछ ऑपरेटर्स हों, तो उसको एक एक्सप्रेशन कहते हैं। अच्छा जी, तो मैंने यहाँ पे लिखा कि 2+3, ठीक है जी, तो ये एक एक्सप्रेशन मैंने इसके अंदर लिख दी है। अच्छा, ये क्या करेगा, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेगा और सॉल्व होने के बाद जो एक वैल्यू बचेगी ना उसको पार्स कर लेगा या तो ट्रू में या तो फॉल्स में। तो 2+3 होता है 5, 5 इज अ फॉल्सी वैल्यू और ट्रूथी वैल्यू, प्लीज बता दे जाए चैट में। 5 इज अ फॉल्सी वैल्यू और ट्रूथी वैल्यू, ट्रूथी वैल्यू है, ठीक है जी। तो ये इफ ट्रू हो जाएगा। अच्छा, हम क्या करते हैं, हम इसके अंदर वेरिएबल्स इस तरह के लिख देते हैं। मिसाल के तौर पे यूजर से हमने इनपुट लिया टेम्परेचर और हमने कहा टेम्परेचर अगर लेस देन है 5, टेम्परेचर अगर लेस देन है 5, तो अगर टेम्परेचर लेस देन हुआ 5 के तो ये वाला ब्लॉक चल जाएगा। इस ब्लॉक के अंदर जितना मर्जी चाहे हम कोड लिख सकते हैं, डू नॉट डिस्टर्ब फॉर 1 आवर, ओके। तो ये हो गया जनाब हमारे पास। तो ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड चल जाएगा console.log temp is less than 5, ठीक है जी, ये ब्लॉक चल जाएगा। अच्छा, इस एक्सप्रेशन के अंदर हम जितने चाहें ऑपरेटर्स लिख सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है। हम अभी तक क्या क्या ऑपरेटर्स पढ़ चुके हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, यानी कंपैरिजन ऑपरेटर सारे हम पढ़ चुके हैं। उसके अलावा हम लॉजिकल ऑपरेटर्स पढ़ चुके हैं कि एंड और का लॉजिकल ऑपरेटर हम पढ़ चुके हैं। तो मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे कहूँ अगर और का साइन ये वाला है, टेम्परेचर इज लेस देन 5 और टेम्परेचर इज ट्रिपल इक्वल्स टू 9, ठीक है जी। तो अब इनमें से क्या चाहिए होगा, इसको कोई एक एक्सप्रेशन भी ट्रू हो जाए। ये एक एक्सप्रेशन इस तरफ है और एक एक्सप्रेशन इस तरफ है और ये पूरा मिला के भी एक एक्सप्रेशन ही है एक्चुअली। तो जिसकी प्रेसिडेंस पहले होगी उसको ये पहले सॉल्व करेगा। तो हम ये बात जानते हैं कि इसकी प्रेसिडेंस पहले है, ठीक है, उसके बाद फिर इसकी प्रेसिडेंस है, तो इन दोनों को सॉल्व कर लेगा वो पहले। मिसाल के तौर पे हम एज्यूम कर लेते हैं कि अभी जो मुझे टेम्परेचर मिला है वो क्या मिला है, 9 मिला है। यूजर ने 9 एंटर किया है, वो स्टैंप में 9 मौजूद है, हम एज्यूम कर लेते हैं। तो इसकी जगह पे क्या रिटर्न होगा, टेम्परेचर छोटा है और 5 बड़ा है, ठीक है। तो टेम्परेचर की जगह पे 9 मौजूद है तो मैंने 9 लिख दिया, ठीक है जनाब। 9 छोटा है और 5 बड़ा है, अभी ये ऐसा एक्सप्रेशन में कहा जा रहा है, तो ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा, ठीक है जनाब। उसके बाद टेम्परेचर इक्वल्स टू 9, तो यहाँ पे आ जाएगा ट्रू, क्योंकि टेम्परेचर वाकई 9 के इक्वल है।
तो एक तरफ फॉल्स है, एक तरफ ट्रू है, और बीच में और का साइन है, यानी और का ऑपरेटर है, या इसको लॉजिकल और भी कहते हैं। तो लॉजिकल और का जो ऑपरेटर है उसको दोनों साइडों पे ऑपरेंड्स चाहिए होते हैं, क्योंकि ये बाइनरी ऑपरेटर है, दोनों साइड पे ऑपरेंड्स चाहिए होते हैं, और कोई एक साइड भी अगर उसकी ट्रू हो जाए तो उसका आंसर ट्रू आता है, यानी फॉल्स और ट्रू का आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा, क्योंकि कोई एक भी तरफ ट्रू हो जाए तो ये ट्रू हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रू हो जाएगा और नतीजतन ये इफ हमारा ट्रू हो जाएगा। अच्छा, तो ये हमने अगर इतनी बात, ये प्लीज गौर कीजिएगा, प्लीज गौर से सुनिएगा, अगर इतनी बात जो मैंने अभी पिछले 5 मिनट में बताई है, अगर इतनी बात आपको समझ आ गई है तो आप गुड इनफ सीख चुके हैं। अगर इतनी बात आपको समझ आ गई है तो गुड इनफ सीख चुके हैं आप। अच्छा, लास्ट से लास्ट वाली जो क्लास थी हमने काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड किस्म का भी पढ़ा था इसमें। तो जरूरी नहीं है कि आपको इस पॉइंट पर, यानी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको जरूरी नहीं है कि उतना कॉम्प्लिकेटेड आप कोड लिख पाएं। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है आपके लिए। ये मैं इस वजह से बोल रहा हूं कि कुछ लोगों के क्वेश्चंस इस तरह के मैंने देखे थे कि उनको लग रहा था कि शायद यही नॉर्मल है। नहीं, वो नॉर्मल नहीं था। जो मैंने अभी बताया है 5 मिनट में, दिस इज नॉर्मल। तो अगर इतना आपको आता है तो आप नॉर्मल प्रोग्रामिंग आपको आ गई है। अच्छा, जो मैं लास्ट क्लास में लिख रहा था थोड़ा सा एक्सपर्ट लेवल तक लेकर गया था मैं, क्यों कि इस क्लास में मुझे सब लोगों को इक्वली लेकर चलना है, तो इसलिए थोड़ा सा एक्सपर्ट लेवल तक लेकर गया था मैं। अच्छा, एक बात हमेशा आप याद रखिएगा, प्रोग्रामिंग में ये जो हम फंडामेंटल्स पढ़ रहे हैं, हमने पढ़ा वेरिएबल, हमने पढ़े प्लस माइनस के ऑपरेटर्स, अब हम पढ़ रहे हैं इफ एल्स। ये जो आप फंडामेंटल्स पढ़ रहे हैं, ईच फंडामेंटल इज अ टूल। अगर आप कारपेंटर की मिसाल लें तो कारपेंटर के पास क्या होता है, हथौड़ी होती है एक अदद जिससे वो कील ठोकता है, उसके पास एक आरी होती है जिससे वो लकड़ी को कट करता है, उसके पास फिर एक कुछ मशीन्स होती हैं कि जिससे वो जब टेबल बनाता है तो उसको ऊपर की साइड को प्लेन करता है, फिर वो पॉलिश करता है, फिर वो, उसके पास बहुत सारे टूल्स होते हैं। अगर आप किसी भी मजदूर के पास या किसी भी कारपेंटर के पास उसका बैग देखें तो उसमें ड्रिल मशीन होती है, उसमें हथौड़ी होती है, उसमें बहुत सारा कुछ होता है। तो मेरे घर पे रिसेंटली कुछ काम वगैरह हुआ था तो कारपेंटर आए थे, तो मैंने उनके जब टूल्स को देखा तो मुझे कुछ टूल्स तो समझ में ही नहीं आया कि ये है क्या चीज। कुछ टूल्स मैंने क्योंकि पहले नहीं देखे थे, वो मुझे समझ में ही नहीं आया कि ये है क्या चीज। अच्छा, तो प्रोग्रामिंग को बिल्कुल आप इसी तरह समझें। प्रोग्रामिंग के अंदर जितने भी फंडामेंटल्स हैं ये एक एक टूल है। अच्छा, मैं इस वक्त क्या कर रहा हूँ, मैं इस वक्त ये कर रहा हूँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि दो ऐसे बैग में से मैंने हथौड़ी उठाई और मैंने कहा ये देखो, इसको बोलते हैं हथौड़ी। अच्छा, मैंने कहा ये कील है और इसको ऐसे ठोकते हैं, ठक ठक ठक, ठुक गई कील। सिंपल, ठीक है जी। अच्छा, अब इस हथौड़ी से कील ठोकना तो मैंने आपको सिखा दिया, ये वेरी बेसिक बेसिक जो इसका इसका यूज था वो मैंने आपको बता दिया। अब इस हथौड़ी से और क्या क्या हो सकता है। कारपेंटर अपने काम करने के दौरान ऐसी ऐसी ट्रिक्स करते हैं, कुछ कुछ जगहों पे वो ऐसे ऐसे जुगाड़ करते हैं उसी हथौड़ी से जिससे मैंने कील ठोकना सिखाया, उससे वो बहुत कुछ करते हैं, दे आर प्रो। तो आप जाहिर है देखकर हैरान हो जाएंगे आप। तो आप उस हथौड़ी को और कहाँ कहाँ और कैसे कैसे वो यूज हो सकता है, ये आप पूरे लाइफ स्पैन में आप ये सीखते रहेंगे, अपने थ्रू आउट द करियर आप ये चीजें लर्न करते रहेंगे कि अच्छा यार इफ को ऐसे भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा यार जो टर्नरी ऑपरेटर है या आपका जो लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं इसको इस तरह भी यूज किया जा सकता है। ये थ्रू आउट द करियर आप ये सीखने वाली चीज है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक क्लास में ये आपको चीज सिखा दी जाए। एक और मिसाल देता हूँ आपको। जब 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 आप एक मोटरसाइकिल सब लोगों ने चलाई होती है, तो मोटरसाइकिल पे जब आप बैठते हैं तो वो बनी है बाय द वे ट्रैवल करने के लिए। आप उस पर बैठे और आप जहां जाना है आपको वहां जाएं। लेकिन आपने देखा होगा बहुत सारे लोग मोटरसाइकिल से बहुत सारी ट्रिक्स करते हैं कि ऐसे यूं करके घुमा दिया और वो ऐसे करके वन व्हीलिंग कर ली ठीक है। तो प्रोग्रामिंग के अंदर भी ऐसा ही है कि ये भी एक मोटरसाइकिल है। कुछ लोग इसको सीधे तरीके से भी चलाते हैं, लेकिन जब आप प्रो हो जाते हैं तो आप ऐसी ऐसी चीजें भी कर लेते हैं जो एक्चुअल में उस चीज को उसके लिए बनाया नहीं गया होता। मिसाल के तौर पे इफ को एक खास किस्म के लिए बनाया गया कि भाई कंडीशन ट्रू हो तो इतना कोड चला दो, इस चीज के लिए बनाया गया इफ को। लेकिन जो प्रो लोग हैं वो इस इफ को थोड़े उल्टे तरीके से भी इस्तेमाल करते हैं, जिस चीज के लिए इसको बनाया भी नहीं गया वो वन विलिंग लगाते हैं। ठीक है, तो वन विलिंग लगाने वाले प्रोग्रामर भी आपको बहुत मिलेंगे थ्रू आउट द करियर, और अल्टीमेटली आप भी कुछ जगहों पे ऐसा करना पड़ेगा आपको भी। ठीक है, बट यहाँ पे इस क्लास में
ये एक ड्राइविंग स्कूल है। यहाँ पे आपको क्या बताया जा रहा है कि भाई ये मोटरसाइकिल है, इसमें एक तरफ ये एक्सीलेटर है, एक तरफ ये क्लच है, ठीक है, नीचे ब्रेक है, जब आपको रोकनी हो तो आप ब्रेक दबाएं, ठीक है, सामने मीटर है, इसमें स्पीड दिखेगी, दैट सिंपल। तो वंस आप उस पर बैठेंगे, चलाना शुरू होंगे, तो ऑटोमेटिक आपका हाथ सेट हो जाएगा। शुरू में अगर किसी को याद हो, जब मोटरसाइकिल आपने शुरू में चलाना सीखी होगी या गाड़ी चलाना सीखी होगी, तो मुझे ऐसा लगता था कि यार ये इतनी सारा कुछ है। जब मैंने गाड़ी शुरू में बैठा गाड़ी पे, तो मैं सोचा मैंने कि यार नीचे एक्सीलेटर भी है, ब्रेक भी है, ये तो कभी गलती से ब्रेक की जगह एक्सीलेटर दब जाता होगा। लेकिन कुछ ही दिनों में जब मैं बाकायदा तौर पे ट्रैवल शुरू किया उस पर, तो मुझे लगा कि नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता, वो मसल मेमोरी बन जाती है आपकी, ऐसा कभी भी नहीं होता कि मिस हो जाए या कोई दूसरी चीज दब जाए। अच्छा, एक और एग्जांपल। वो प्रैक्टिस भी होता है, प्रैक्टिस होती है ना कि भाई यहाँ पे मतलब हाँ, ब्रेक है और यहाँ पे वो मसल मेमोरी में आ हैंड ब्रेक जाता है। मिसाल के तौर पे होता है। अभी अभी मुझसे किसी ने मुझसे पूछा कि वो, अब पता नहीं क्या मैं किया था, मैंने शॉर्टकट कोई किया था इस पे, तो किसी ने मुझसे पूछा कि सर ये वाला काम कैसे किया था आपने। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि यार मैंने क्या बटन दबाया था। हालांकि मैं, मुझसे किसी ने ये पूछा था कि जो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ ना और मैं इस पे टर्मिनल खोलता हूँ, तो ये कौन सा शॉर्टकट है, तो ये कंट्रोल शिफ्ट टी पे मैंने ये सेट किया हुआ है, ये बाय डिफॉल्ट होता नहीं है। कंट्रोल शिफ्ट टी पे मैंने ये सेट किया हुआ है, किसी भी फोल्डर पे रख के मैं दबाता हूँ तो मैं टर्मिनल खुल जाता है। अब ये मुझसे किसी ने पूछा ना, मैं सोच रहा हूँ क्या दबाता हूँ मैं, क्योंकि ये मेरे मेरे मेमोरी में नहीं है, ये मेरे मसल मेमोरी में, ये मैं क्लिक कर रहा हूँ। तो ये प्रोग्रामिंग जो है ना, वो भी आपका एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा आएगा कि आपकी मसल मेमोरी में चला जाएगा, तो फिर आपको सोचना नहीं पड़ेगा, आपकी उंगलियों पे सेट हो जाता है। मतलब इफ एल्स अगर लिखना होता है तो आपकी उंगलियों पे होता है। खैर, तो जस्ट पॉइंट मेरा ये था कि मैं उन लोगों को जो शायद मुझे लग रहा है थोड़े से पैनिक हो गए थे कि यार ये तो बहुत मुश्किल है, उन लोगों को जस्ट काम डाउन करना मेरा पॉइंट था, कि जो मैंने अभी पिछले 5-10 मिनट में ये कोड लिखा है, अगर इतना कोड आपको समझ आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपको बेसिक इफ एल्स की समझ हो गई है। अच्छा जी, अब हम एक चीज और सीखते हैं इफ एल्स के बाद। हम आसान करने के लिए थोड़ा सा, ठीक है, आसान आसान थोड़ा सा और बता रहा हूं मैं आपको मजीद। अच्छा, इफ के अंदर हम एक और इफ भी लगा सकते हैं, ठीक है, इससे निस्बतन काम आसान हो जाता है हमारा। अच्छा, मिसाल के तौर पे मैंने कहा भाई इफ टेम्प लेस देन 5, ठीक है, और ये और वाला ना मैंने सीन हटा दिया, सिंपल कर दिया उसको, ठीक है, मैंने कहा टेम्परेचर लेस देन 5 हो ना तो ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड चलाओ। अब इस ब्लॉक ऑफ कोड में मैंने अंदर 2 इफ और लगा दिए, ठीक है, मैंने 2 इफ, क्योंकि एंड और लगाने से बेहतर है मैं ये वाला कर दूं। ये जस्ट बिगनर के लिए मैं एक ऐसी चीज बता रहा हूँ जो उनको थोड़ा सा आसान कर देगा काम को। तो अब मैंने अंदर क्या किया, मैंने कहा कि भाई 5 है, अब अगर यहाँ पे टेम्प इक्वल्स हो 3 के, सही है, तो ये काम कर दो। और अगर टेम्प इक्वल हो 2 के, तो ये काम कर दो, ठीक है, और एल्स में कुछ और कर दो जो भी आपको है, ठीक है। इसके अंदर मैंने 3 इफ लगा दिए। अगर टेम्परेचर लेस देन 5 है तो उसके अंदर मैंने ये 3 कंडीशंस लगा दी कि एल्स में क्या करो, कुछ और काम कर दो, ठीक है। मैंने कहा टेम्प इज 3, टेम्प इज 2 और अदरवाइज, ठीक है जी। तो हम ये काम भी कर सकते हैं कि एक इफ के अंदर हम दूसरा इफ भी एक और लगा सकते हैं, नेस्टिंग, इसको नेस्टेड इफ कहते हैं। इससे काम निस्बतन आसान हो जाता है और हमारा जो एंड और वाला जो ऑपरेटर है वो मोस्ट ऑफ द टाइम इस तरह से हम उसको एलिमिनेट भी कर सकते हैं, एलिमिनेट करके उसको नेस्टेड इफ में कर दें। अच्छा, नेस्टेड इफ का जो डाउन साइड है वो क्या है कि कोड आपका थोड़ा सा कचरा हो जाता है कोड में, ठीक है, स्पैगेटी बन जाता है कोड, और थोड़ा सा पढ़ने में इतना मुश्किल रहता है, देखने में भी मुश्किल लगता है समटाइम। लेकिन बिगनर्स के लिए मैं ये रेकमेंड करूंगा कि बिगनर्स नेस्टेड इफ का यूज करें अगर उनको प्रॉब्लम है एंड और के ऑपरेटर में तो। अच्छा, ठीक है जी, इसको मैं यहाँ पे रोक देता हूँ और अब हम चलते हैं अगली चीज की तरफ। इफ एल्स के बाद जो अगली चीज है वो क्या है जनाब,
टर्नरी OPERATOR। आई एम वेरी बैड विद स्पेलिंग्स। अच्छा जी, टर्नरी ऑपरेटर में क्या होता है कि टर्नरी ऑपरेटर जो होता है ना वो रिटर्न करता है, वैल्यू को रिटर्न करता है। टर्नरी ऑपरेटर की ये खास बात है। अच्छा, कुछ ऐसी खास जगहें होती हैं जहां पे हम टर्नरी ऑपरेटर यूज करते हैं और कुछ ऐसी खास जगहें होती हैं जहां पे हमें इफ एल्स ही यूज करना होता है। अच्छा, मिसाल के तौर पे अगर इफ एल्स की हम बात करें तो इफ एल्स में क्या होता है, एक कंडीशन होती है यहाँ पे, सही है। अभी फिलहाल मैं कंडीशन में ट्रू दे देता हूं और यहाँ पे क्या होता है, कुछ लाइन ऑफ कोड होता है, ठीक है, लाइन 1 और लाइन 2, ठीक है जी, कुछ लाइन ऑफ कोड होता है। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो जाता है, चाहे इसमें कुछ भी हो वो फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, ये लाइंस एग्जीक्यूट हो जाती हैं। अच्छा, आप ये नोट कीजिए कि इफ की जो पूरी स्टेटमेंट है इसका काम कोई चीज रिटर्न करना नहीं होता, ठीक है, इसका काम क्या होता है, कोई चीज रिटर्न करना इसका काम नहीं होता। ये जस्ट अगर कंडीशन ट्रू होती है तो ये 2 लाइन ये वाली चला देगा, एल्स अगर फॉल्स हो जाती है कंडीशन तो दूसरे लाइन, 2 लाइनों का कोड मैंने फॉल्स की सूरत में भी दिया हुआ है इसको, तो ये वाला चला देगा, ठीक है, ऐसे करके। अच्छा, अब ऑन अदर हैंड, इसको मैं कमेंट कर देता हूं पूरे को। ऑन अदर हैंड अगर मैं टर्नरी ऑपरेटर को देखूं, ठीक है जी, इसको बल्कि मैं हेडिंग कर देता हूं, इफ एल्स वर्सेस टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर का जो सिंटैक्स है वो कुछ इस तरह का है, इसमें इफ का कीवर्ड नहीं है, ठीक है, इसमें कोई कीवर्ड नहीं है एक्चुअली। इसमें हम ऐसे जस्ट ब्रैकेट, गोल ब्रैकेट बनाते हैं और इसमें कोई भी कंडीशन दे देते हैं। अभी मैं ट्रू दे देता हूँ कंडीशन की जगह पर, अभी मैं ट्रू दे देता हूँ इसको, ठीक है। इस ट्रू की जगह पे वो सारी कंडीशंस आ सकती हैं जो मैं इफ के अंदर देता हूँ, वो सारा इसमें भी दे सकता हूँ, सेम इसमें भी कंडीशन आती है ब्रैकेट में। अच्छा, उसके बाद एक अदद क्वेश्चन मार्क होता है, ठीक है, उसके बाद क्या होता है, एक अदद क्वेश्चन मार्क, और उसके बाद होती है पहली वैल्यू, ठीक है जी, मैंने कहा रॉक पहली वैल्यू है, उसके बाद है कॉलन, उसके बाद है दूसरी वैल्यू, ठीक है, स्टोन, बल्कि पेपर कर देते हैं, ठीक है जी, पेपर कर दिया मैंने। अच्छा, अगर ये कंडीशन जो है ट्रू होती है तो ये पहली वाली वैल्यू को रिटर्न कर देता है, ठीक है, ये पूरा स्टेटमेंट जो है क्या होता है, खुद गायब हो जाता है और पहली वाली वैल्यू उसकी जगह पे आ जाती है। हम 12 पहले भी ये बता चुका हूं मैं कि रिटर्न करना किस चीज को कहते हैं। तो हमने क्या देखा कि अगर ये वैल्यू, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ये पूरा स्टेटमेंट जो है ये क्या रिटर्न करेगा, पहली वाली वैल्यू। अच्छा, अगर ये जो कंडीशन है ये फॉल्स हो जाती है तो ये पूरा स्टेटमेंट क्या रिटर्न करेगा, दूसरी वाली वैल्यू, सेकंड वैल्यू, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में लाइन टर्मिनेटर ऑप्शनल है, लगा दें तो भी ठीक है, ना लगाएं तो भी ठीक है, ठीक है जी। अच्छा, चूंकि ये वैल्यू को रिटर्न कर रहा है तो इसका मतलब है कि इस वैल्यू को कहीं ना कहीं सेव भी करवाना पड़ेगा, ठीक है, या तो डायरेक्ट कंसोल करवाना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे ये सेम उस तरीके से काम करता है कि मैंने यूजर से इनपुट लिया, ठीक है, मैं नीचे अगर यूजर से प्रॉम्प्ट लिखूं और मैं यहाँ पे लिख दूं, मैं कहूँ एंटर अ वैल्यू, एंटर अ नेम बिलफॉल्ट, तो इसको मुझे किसी ना किसी वेरिएबल में पकड़ना पड़ेगा, अदरवाइज ये पूरा जो प्रॉम्प्ट है ये एक वैल्यू रिटर्न करेगा, जो भी यूजर ने एंटर किया वो ये रिटर्न कर देगा। बट अगर मैंने इसको किसी वेरिएबल में स्टोर नहीं किया तो ये जाया हो जाएगा, ये हवा में उड़ जाएगा, ठीक है जी। तो मैं क्या करता हूँ, इसी प्रॉम्प्ट को एक, मैंने कहा लेट नेम इक्वल टू, ऐसे करके इसको वेरिएबल में डालता हूँ। तो इसी तरीके से मैं इसमें भी क्या करूंगा, लेट रिजल्ट करके मैंने एक वेरिएबल बनाया और ऐसे करके मैंने इसको यहाँ पे रखवा लिया। अच्छा, तो इफ एल्स के अंदर क्या था कि जब कंडीशन ट्रू होती थी तो 2 लाइन का कोड या 10 लाइन का कोड या 200 लाइन का कोड हम एग्जीक्यूट करवाते थे कि भाई ट्रू हुआ है तो ये कोड चला दो। ऑन अदर हैंड टर्नरी ऑपरेटर के अंदर अगर कंडीशन ट्रू होती है तो एक वैल्यू रिटर्न होती है और फॉल्स होने पे एक दूसरी वैल्यू रिटर्न होती है, ठीक है। अच्छा, कौन सी ऐसी जगहें हैं जहां पे हम टर्नरी ऑपरेटर लगाना चाहते हैं। इनलाइन स्ट्रिंग के अंदर सबसे ज्यादा यूज हो सकता है टर्नरी ऑपरेटर, ठीक है, इनलाइन स्ट्रिंग जो होती है उसमें सबसे ज्यादा यूज होता है टर्नरी ऑपरेटर, ठीक है जी। मिसाल के तौर पे मैं एक स्ट्रिंग बनाता हूं, यहां पर मैंने कहा कि भाई
मिसाल के तौर पे, अच्छा इतने को मैं यहीं पे कमेंट कर देता हूँ, इतने को मैं कोड को यहीं पे रोक देता हूँ, ठीक है। अब नया कोड लिखते हैं यहाँ से, क्योंकि मेरी आदत है मैं कोड रिमूव करता जाता हूँ, फिर बाद में लोगों को शायद पता चलने में मुश्किल होती हो कि कहाँ पे क्या कोड लिखा गया था। अच्छा जी, अच्छा अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक अदद मैसेज बनाता हूँ, लेट मैसेज इक्वल्स टू अ स्ट्रिंग, ठीक है जी। अच्छा, जब हम किसी भी चैटबॉट से भी वैल्यू, जब मिसाल के तौर पे बंदा कुछ बोलता है ना चैटबॉट से और आगे से रिस्पॉन्स करना होता है, तो हम इसी तरह एक मैसेज बनाते हैं और उसको भेज रहे होते हैं। तो ये थोड़ा रिलेट उस वक्त भी आप कीजिएगा जब हम चैटबॉट एक्चुअल में बना रहे होंगे। अच्छा, मैंने कहा कि भाई हेलो मिस्टर, ठीक है जनाब, जॉन, ठीक है, ये मेरा एक्चुअल जुमला है। बट इस जुमले के अंदर मुझे सम टाइम यहाँ पे मिस्टर लगाना है और सम टाइम यहाँ पे मैडम या मिस लगाना है, ठीक है। अच्छा, और नाम की जगह पे तो नाम हो गई मेरा, ठीक है जनाब। मैंने यूजर से इनपुट लिया 2 इनपुट, ठीक है जनाब। मैंने यूजर से 2 इनपुट क्या लिया, मैंने कहा भाई लेट नेम इक्वल्स टू जॉन, ठीक है, नेम इक्वल्स टू जॉन किया मैंने, और मैंने साथ में क्या किया, लेट जेंडर इक्वल्स, ठीक है, मेल और फीमेल, ठीक है, मेल और फीमेल। तो ये मैं दोनों यूजर से इनपुट ले रहा हूं, ठीक है, टू यूजर इनपुट्स, ठीक है। अभी मैंने हार्ड कोडेड लिख दिया, लेकिन एज्यूम करें कि मैंने यूजर से इनपुट लिया। अच्छा, अब मुझे इस जुमले के अंदर ये जो मिस्टर है इसको रिप्लेस करना है ऑन बिहाफ ऑफ क्या, कि यूजर ने जेंडर अपना क्या एंटर किया, उस बिहाफ पे मैं मुझे इसको मिस्टर लिखना है या तो मिस लिखना है, ठीक है जी। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर जैसा कि हम जानते हैं कि स्ट्रिंग में हम टेम्पलेटिंग कर सकते हैं, मतलब स्ट्रिंग के दरमियान में कोई भी चीज हम कैसे रख सकते हैं, ऐसे करके रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं कोई भी जावा स्क्रिप्ट लिखूंगा तो वो बीच में आ जाएगा। तो मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, नेम अगर लिखता हूं मैं यहाँ पे, ठीक है, मैं यहाँ पे अगर नेम लिख दूंगा तो क्या लिखा हुआ आएगा, हेलो, और साथ में जो भी नेम के अंदर वैल्यू होगी वो लिखा हुआ आ जाएगा। इतने को पहले चला कर देखते हैं कि जनाब ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा, कि हेलो और साथ में जॉन, चूंकि मैंने यूजर से जॉन इनपुट लिया हुआ है, जॉन लिखा हुआ आता है या नहीं आता है। क्या हुआ, अच्छा लेट मैसेज किया मैंने, इसको मैंने प्रिंट नहीं करवाया, प्रिंट भी तो करवाना होगा ना, उसके बगैर नहीं आएगा। मैसेज को मैंने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया, ठीक है जी। मैं वापस आया, रिफ्रेश किया, तो यहाँ पे हेलो जॉन देखें लिखा हुआ आ गया। अब मुझे अगर ये काम करना है, मतलब मुझे अभी तो मिस्टर को मैंने हटा ही दिया ना, मिस्टर अभी मैंने हटाया, अब मुझे यहाँ पे अगर लगाना है हेलो मिस्टर जॉन, तो मैं यहाँ पे जेंडर तो नहीं लिख सकता, क्योंकि जेंडर में तो मेल या फीमेल आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं जेंडर लिख दूंगा तो क्या आएगा, हेलो मेल जॉन, ऐसे लिखा हुआ आ जाएगा। मुझे ये भी नहीं चाहिए, ठीक है, हेलो मेल जॉन लिखा हुआ गया, ये भी नहीं चाहिए मुझे। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे जाहिर है कंडीशनल मुझे इस चीज को चेंज करना है, तो मैं एक काम और भी कर सकता हूँ कि मैं क्या करूं, मैं पूरा इफ लगा दूं, एक बड़ा सारा इफ लगा दूं यहाँ पे, ठीक है। मैं कहूँ मैसेज, मैसेज को पहले खाली रखूं, और मैं कहूँ कि भाई अगर जेंडर इक्वल्स इक्वल्स हो मेल के, तो मैसेज में कुछ और रखवा दो, मैसेज इक्वल्स टू क्या कर दो, मिस्टर कर दो, ठीक है जी। एल्स में क्या कर दो, मिस कर दो। तो ये मेरा तरीका है इफ एल्स के जरिए। मैंने शुरू में क्या किया, मैंने शुरू में मैसेज को खाली रखा, एक मैसेज के नाम से वेरिएबल बनाया, इसको खाली रखा शुरू में। अच्छा, फिर मैंने क्या किया, मैंने एक इफ लगाया कि अगर जेंडर इक्वल्स इक्वल्स है मेल के, ठीक है जी, तो क्या करो, इसमें मिस्टर ऐड कर दो जुमले में, ठीक है। और अगर
कोई भी दूसरी कंडीशन है, मेल के अलावा कुछ भी लिखा है उसने, तो क्या कर दो, उसमें मिस कर दो। ठीक है जी, मेरा ये एक तरीका परफेक्टली काम करेगा, परफेक्टली फाइन चलेगा ये कोड। ठीक है, हेलो मिस्टर जॉन लिखा हुआ आ गया। अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ फीमेल और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एलिस, ठीक है, तो ये यहाँ पे हेलो मिस एलिस लिखा हुआ आ गया। ये तरीका बिल्कुल सही है, ठीक है, कोई इसमें खराबी नहीं है। बट इसमें खराबी एक है, खराबी एक ये कि कोड मेरा बहुत लंबा हो जा रहा है। अगर क्या ही अच्छा होता है कि मैं सेम लाइन पे ये काम कर पाता। ठीक है जी, तो ये मेरा तरीका रहा इसको इफ एल्स के जरिए इस काम को करने का। अच्छा, इसी काम को करने का तरीका एक टर्नरी ऑपरेटर के जरिए निस्बतन काफी आसान तरीके से ये काम हो सकता है। वो कैसे होगा, मैंने कहा कि हेलो और यहां तो नेम सीधा सीधा आ जाएगा, यहां पे मैं एक अदद टर्नरी ऑपरेटर लगाऊंगा इस जगह पे। ठीक है जी, और मैंने कहा कि जेंडर इक्वल्स टू अगर मेल है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क, उसके बाद पहली वैल्यू मिस्टर डॉट, ठीक है, कॉलन, दूसरी वैल्यू मिस डॉट। अगर ये लंबा हो रहा है तो उस लाइन को मैं ब्रेक भी कर सकता हूँ। ठीक है, लाइन ब्रेक करना भी मेरे पास ऑप्शन है। यहाँ पे से मैंने लाइन ब्रेक कर दी इसकी, और मैंने काफी सारी लाइन ब्रेक कर सकता हूँ। ठीक है, ये ऑप्शन है मेरे पास। खैर, अभी वैसे लाइन ब्रेक को हटा देते हैं ताकि समझने में आसान रहे। अच्छा जी, तो मैंने इसके अंदर क्या लिखा, मैंने कहा हेलो, मैं चैट की विंडो को बंद कर देता हूं क्योंकि वो बीच में आ रहा है। हेलो, उसके बाद एक अदद यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर है, यहां तक टर्नरी ऑपरेटर है। अच्छा, जैसा कि मैंने जिक्र किया था कि ये टर्नरी ऑपरेटर क्या करता है, वैल्यू को रिटर्न करता है। ठीक है, ऑन बिहाफ कि ये जो मैंने कंडीशन दी है ये ट्रू है या फॉल्स है, इस बिहाफ पे वैल्यू को रिटर्न करता है। अगर जो मैंने कंडीशन दी है वो ट्रू होगी तो ये पहली वाली वैल्यू को रिटर्न करेगा। अगर ये दी गई कंडीशन फॉल्स होगी तो ये दूसरी वाली वैल्यू को रिटर्न करेगा। ठीक है, तो ये बात अच्छी तरह समझ लें। अच्छा, तो इस केस में कौन मुझे ये बताएगा, मैं चैट की विंडो ओपन कर रहा हूं, कौन मुझे ये बताएगा कि इस केस में चूंकि मेरी जो वैल्यू है यहाँ पे जेंडर की वो फीमेल है। ठीक है, तो इस फीमेल के बिहाफ पे रेज हैंड कर रहे हैं लोग, मैं अभी सवाल लेता हूं आपका जी। अच्छा, तो यहाँ पे चूंकि मेरे पास अभी जेंडर में फीमेल है, तो क्या ये कंडीशन ट्रू होनी चाहिए या फॉल्स होनी चाहिए? और पूरा जुमला अगर कोई चैट में लिख दे तो क्या ही बात, फॉल्स होगी सर। फॉल्स होगी। ठीक है, अच्छा, तो ये कंडीशन फॉल्स। फॉल्स होगी। फॉल्स होने की सूरत में मिस रिटर्न होगा। तो एक्चुअल में क्या होगा, ये पूरा स्टेटमेंट रिटर्न करने का मतलब क्या होता है कि वो पूरा स्टेटमेंट खत्म हो जाएगा और वहां पे क्या आ जाएगा, वहां पे आ जाएगा मिस, ऐसे मिस लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, तो एंड रिजल्ट मेरा क्या होगा, हेलो मिस एलिस। ठीक है, इस वक्त नेम में एलिस मौजूद है। तो हम कंट्रोल जेड करके वापस चलाते हैं उसको, और हम देखते हैं कि आया हमने जो कोड लिखा है वो वाकई उसी तरह से प्रिंट हुआ है या नहीं। रिफ्रेश किया मैंने तो हेलो मिस एलिस लिखा हुआ आ गया। अच्छा, अगर मैं इसको चेंज कर दूं वापस मेल, ठीक है, और इसको मैं कर दूं जॉन, ठीक है, तो अब क्या आना चाहिए, हेलो मिस्टर जॉन आना चाहिए। ठीक है, हेलो मिस्टर जॉन आ गया। तो ये मिस्टर और मिस को मैं क्या कर रहा हूँ, फ्लिप कर रहा हूँ। ऐसी इन लाइन कंडीशन के लिए आप नोट कीजिए, ये स्ट्रिंग के दरमियान में ये कंडीशन लगी हुई है, एक ऑन गोइंग स्ट्रिंग है और उसके दरमियान में ये कंडीशन लगी हुई है। तो इस तरह से इन लाइन कंडीशन लगाने के लिए मुझे टर्नरी ऑपरेटर के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। अच्छा, अभी तो मैंने ये टेम्पलेटिंग करके लिखा है, बगैर टेम्पलेटिंग के भी मैं अगर लिखूं तो भी मैं इसको यूज कर सकता हूं। ठीक है, क्योंकि टेम्पलेटिंग सिर्फ ES6 में मौजूद है। अगर आपके पास ES6 सपोर्टेड नहीं है तो हो सकता है टेम्पलेटिंग आपके पास वर्क ना करे। मे बी सम टाइम हो सकता है कि कोई बहुत पुराना ब्राउजर है उसमें ना चल रहा हो, या सम टाइम ऐसी रिक्वायरमेंट आ जाती है कि नहीं भाई कोड ES6 में नहीं हो सकता। ठीक है, तो मे बी जस्ट इन केस, तो मैं बगैर टर्नरी के भी इसको सॉरी बगैर टेम्पलेटिंग के भी क्या कर सकता हूं, इसको मैं इस्तेमाल कर सकता हूं। ठीक है जी, बगैर इसके मैं जब इस्तेमाल करूंगा तो उसमें प्लस प्लस लगा के इस्तेमाल करूंगा मैं, ऑफ कोर्स। ठीक है जी, तो मैंने क्या कहा कि सबसे पहले होगा हेलो, नंबर 1।
उसके बाद प्लस, क्योंकि दो स्ट्रिंग के दरमियान हम प्लस लगा सकते हैं उसको जोड़ने के लिए, बात जानते हैं। फिर उसके बाद एक टर्नरी ऑपरेटर है, यहां तक ये टर्नरी ऑपरेटर है, ठीक है जी। अच्छा, इस पूरे टर्नरी ऑपरेटर को आप ऐसे गोल ब्रैकेट में भी कर सकते हैं, जस्ट टू मेक इट इजी फॉर अंडरस्टैंडिंग। इसकी जरूरत नहीं है बट कर सकते हैं आप। चलो मैं कर देता हूँ अभी फिलहाल। तो ये जो पूरा है, ये जो पूरा स्टेटमेंट है, दिस इज अ टर्नरी ऑपरेटर। तो टर्नरी ऑपरेटर क्या करेगा, रिटर्न करेगा कोई एक बात, या तो फर्स्ट वाली वैल्यू या तो सेकंड वाली वैल्यू। तो यहाँ पे लास्ट में या तो लिखा हुआ आ जाएगा इस तरह से, मिस लिखा हुआ आ जाएगा, तो ये हेलो और मिस कॉन्कैटिनेट हो जाएंगे आपस में। कंट्रोल जेड किया मैंने। अच्छा, मुझे यहाँ पे ना एक स्पेस भी देना पड़ेगा, छोटा सा चुन्ना सा स्पेस, क्योंकि वरना वो चिपक के आ जाएगा ना, कॉन्कैटिनेट होगा चिपक के आ जाएगा वो। अच्छा, फिर हेलो, उसके बाद मिस या मिस्टर, और साथ में प्लस होके नेम आ जाएगा। अच्छा, सेव करते हैं इसको और इसको हम चला कर देखते हैं। ठीक है जी। तो ये बगैर टर्नरी ऑपरेटर के, सॉरी बगैर टेम्पलेटिंग के मैंने इसको यूज किया, और एक टेम्पलेटिंग के जरिए यूज किया, दोनों के जरिए मैंने टर्नरी ऑपरेटर को चला कर देखा। अच्छा, याद रखिएगा कि टर्नरी ऑपरेटर जो है वो जावास्क्रिप्ट में इस वक्त बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है इन लाइन, क्योंकि चेंजेस बहुत ज्यादा करनी पड़ती हैं, खास तौर पे चैटबॉट डेवलपमेंट में हमें टर्नरी ऑपरेटर की बहुत जरूरत पड़ती है। ठीक है, बहुत सारी जगहों पे ये यूज होता है। तो ये इसको मैं यहीं तक रखूंगा फिलहाल के लिए, जितना भी हमने देख लिया है। इंशाल्लाह हम थ्रू आउट द कोर्स टर्नरी ऑपरेटर को जगह जगह इस्तेमाल करेंगे, तो आपको ऑटोमेटिक ये रिवाइज होता रहेगा। अच्छा जी, ये हमारा टर्नरी ऑपरेटर अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया, जबरदस्त। अच्छा जी, कुछ लोग हैंड रेज कर रहे थे, प्लीज अगर आपका कोई सवाल है तो वो पूछ सकते हैं अभी आप। सैयद मोहम्मद उमर। सर इनलाइन स्ट्रिंग के बारे में पूछना था कि इनलाइन स्ट्रिंग के बारे में क्या पूछ रहे थे आप, सॉरी कट गई आपकी आवाज। सर इनलाइन स्ट्रिंग एक्चुअली होता क्या है, ये पूछ रहा था मैं। नहीं, इनलाइन स्ट्रिंग नहीं मैंने यूज किया वर्ड, अगर मैंने कर दिया तो माय बैड। इनलाइन स्ट्रिंग नहीं मैंने वर्ड बोलना चाह रहा था। मैं रिपीट करने की कोशिश करता हूँ कि इनलाइन कंडीशन, ये मैंने वर्ड यूज करना था, मे बी स्लिप ऑफ टंग हुआ। देखें, यहाँ पे जो मैंने ये तरीका किया है, ये इफ एल्स के जरिए किया है। इसमें आप देखें कि एक मैंने वेरिएबल बनाया, उसको मैंने अलग से एक वैल्यू दी, और फिर मैंने उसको अलग से वैल्यू दी। अगर मैं चाहता हूं कि इस स्ट्रिंग के दरमियान में ही इसी जगह पे मैं कंडीशन लगा दूं, जिसको हम कहते हैं इन लाइन कंडीशन। ठीक है, इसको हम कहते हैं इन लाइन स्ट्रिंग, नहीं कहते, माय मिस्टेक अगर मैंने ऐसा बोला वर्ड, तो इसको कहते हैं हम इन लाइन कंडीशन। तो यहां पर आप देखें, इसी लाइन के दरमियान में ही, मतलब स्ट्रिंग की जो लाइन थी मेरी, उसके दरमियान में ही मैंने कंडीशन लगा दी। अच्छा, ये कंडीशन जाहिर है मेरे पास पूरा पैराग्राफ भी हो सकता है। एक एक मिसाल के तौर पे कोई पूरा बड़ा पैराग्राफ है, उसके दरमियान में भी ये हो सकता है कंडीशन। ठीक है, अच्छा, एक से ज्यादा भी हो सकता है। जो टर्नरी ऑपरेटर लगा हुआ है मेरे पास बड़ा सा पैराग्राफ है जिसमें 200 लाइन है, तो उन 200 लाइन में एक ऊपर हो सकता है, उसके बाद 2-4 लाइनें छोड़ के एक और टर्नरी ऑपरेटर हो सकता है, फिर 2-4 लाइनें छोड़ के एक और टर्नरी ऑपरेटर हो सकता है। तो स्ट्रिंग में किसी भी पॉइंट पे कोई इसकी लिमिट नहीं है, आप एक से ज्यादा कंडीशंस इस पे लगा रहे होते हैं। जी दोस्त, एक और दोस्त ने हैंड रेज किया था। सो बेसिकली सर इनलाइन स्टाइलिंग बस एक लाइन ऑफ कोड को बोलते हैं। हाँ, इन लाइन कंडीशंस, कंडीशन के उसी जो जो स्ट्रिंग लिखा हुआ है उसी के दरमियान में आप कंडीशन लगा दें। ओके थैंक। मैं 2 मिनट के लिए स्क्रीन स्टॉप कर रहा हूँ। अगर मैं रियल कोड में आपको कुछ एग्जांपल्स दिखा सकूं तो बहुत सही रहेगा। webhub.js, सर रियल एग्जांपल्स के बाद सिर्फ उसका टेम्पलेट जो है वो भी एक बार देख दीजिएगा।
यार नहीं मिल रहा मुझे रियल लाइफ वाला एग्जांपल। अच्छा जी, क्या पूछ रहे थे आप कि ये टेम्पलेटिंग इटसेल्फ आपको बताऊं कि क्या है ये? नहीं, टेम्पलेटिंग इटसेल्फ नहीं, मैं बस ये कह रहा था कि by template what I meant is what is the without actually using any vars or any things, can you just write out let dash equals whatever, what do I need to write as a part of this inline condition, right? Like that's what I'm asking. Does that make sense? ओके ओके, मैं समझ गया आपका क्वेश्चन। आपने असल ये पूछा कि क्या मेरे लिए जरूरी है कि मैं इसको स्ट्रिंग के ही दरमियान में लिखूं, क्या मेरे लिए हमेशा ऐसा जरूरी है कि मैं स्ट्रिंग के दरमियान लिखूं, ये आपका क्वेश्चन है? जी नहीं, मेरा ये था कि लाइक इसको विदाउट एनी ऑफ दीज वैल्यूज क्या लिखना है, मतलब इसमें एक क्वेश्चन मार्क आता है, इसमें 2 ब्रैकेट आते हैं, वो सिंटैक्स पूछा। सिंटैक्स सिंटैक्स, एग्जैक्टली, व्हाट इज द एग्जैक्ट सिंटैक्स ऑफ राइटिंग इट? ठीक है जी। अच्छा, टर्नरी ऑपरेटर का सिंटैक्स, बल्कि हम एक काम करते हैं, हम इसको W3 स्कूल के डॉक्यूमेंट को भी देख लेते हैं, क्योंकि हमने जैसे शुरू में डिस्कस किया था टर्नरी ऑपरेटर W3 स्कूल्स कि हम इसको एज अ रेफरेंस बुक लेकर चल रहे हैं। रेफरेंस बुक का मतलब ये है कि हमारे पास कोई बाद में डॉक्यूमेंट ऐसा हो जिसको हम देख सकें, मतलब मेरे लिखे हुए कोड के अलावा कोई ऐसा डॉक्यूमेंट हो जो बाद में आप जिसको देख सकें। तो ये टर्नरी ऑपरेटर इन्होंने भी यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है। अच्छा, W3 स्कूल के अलावा भी बहुत सारी रिसोर्सेज हैं, बट इन्होंने चूंकि बिल्कुल बिगनर्स को टारगेट किया है और बहुत ही आसान अल्फाज में बताते हैं, इसलिए मैंने चूज किया है कि इसको हम एज अ रेफरेंस बनाएं। अच्छा, सिंटैक्स क्या इन्होंने लिखा है कि पहले एक अदद कंडीशन होनी चाहिए, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, उसके बाद एक्सप्रेशन इफ ट्रू, मतलब वो वैल्यू जो ट्रू होने पर रिटर्न की जाएगी, उसके बाद कॉलन, उसके बाद वो वैल्यू जो फॉल्स होने पर रिटर्न की जाएगी। अच्छा, इन्होंने ये नीचे बनाकर भी इसको दिखाया हुआ है। अच्छा, टर्नरी ऑपरेटर के बारे में क्या लिखते हैं? द टर्नरी ऑपरेटर इज अ सिंप्लीफाइड कंडीशनल ऑपरेटर लाइक इफ एल्स। कह रहे हैं कि इफ एल्स की तरह ही है, बट थोड़ा सिंप्लीफाइड है, ये थोड़ा आसान है इफ एल्स से। ठीक है जी। और इन्होंने यहाँ पे एक एक्सरसाइज भी बताई हुई है कि ब्लू, रेंडर ब्लू और रेंडर रेड, कंप्लीट दिस टर्नरी ऑपरेटर स्टेटमेंट। ओ ओके, अच्छा अच्छा, तो ये है वैल्यू, उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा, उसके बाद पहली वैल्यू, उसके बाद कॉलन और उसके बाद दूसरी वैल्यू, सबमिट आंसर। ओए भाई, इन्होंने पूरी एक्सरसाइजेस भी बनाई हुई हैं, तो आप ये एक्सरसाइज भी देखें, ये भी मुझे काफी काफी सॉलिड लग रही है एक्सरसाइज। सबमिट नहीं हो रहा, बट हाँ करेक्ट है। तो इन्होंने टेस्ट योरसेल्फ के नाम से एक्सरसाइज भी बनाई हुई है, जो आप जाकर उसको एक्सरसाइज को कर सकते हैं। ठीक है जनाब, तो हम इसको बंद करते हैं यहाँ पर वापस से, और यहाँ पर आकर मैं इसका सिंटैक्स लिख देता हूँ कि कंडीशन, ठीक है, कंडीशन के अंदर क्या हो सकता है? बूलियन स्लैश एक्सप्रेशन, या तो डायरेक्ट कोई बूलियन वैल्यू इसमें आ रही हो, या तो कोई ऐसा एक्सप्रेशन हो जो बूलियन रिटर्न करता हो। अच्छा, उसके बाद एक क्वेश्चन मार्क, उसके बाद रिटर्न वैल्यू ऑन ट्रू, कॉलन, और उसके बाद रिटर्न वैल्यू ऑन फॉल्स। ठीक है जी, तो ये इसका जो है वो सिंटैक्स है पूरा। अच्छा जी, डाउट, ठीक है जी। अच्छा, एक और इसको तरीका कर देते हैं, एक और तरीके से भी आप इसको लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप टेम्पलेटिंग ना करें, आप एक नया वेरिएबल भी बना सकते हैं। ठीक है जी, मैंने कहा लेट
टाइटल, एक तरीका इस तरह से भी कर सकते हैं सम टाइम, जैसे कि ये स्ट्रिंग जो मैंने लिखा है, ये स्ट्रिंग काफी लंबा चौड़ा हो गया है, उसकी वजह से कैसे कहेंगे उसको, कि टर्नरी ऑपरेटर की वजह से काफी लंबा चौड़ा हो गया है। तो सम टाइम हम इसको इस तरह से भी करते हैं कि मैंने टाइटल के नाम से, मिस्टर या मिस टाइटल हो सकता है, तो टाइटल के नाम से एक वेरिएबल बनाया और मैंने इस टर्नरी ऑपरेटर से जो वैल्यू रिटर्न हुई है उसको टाइटल में रखवा दिया, और यहां पर मैंने टाइटल रखवा दिया हेलो टाइटल और नेम। टाइटल में मिस या मिसेस आ रहा होगा, तो एक इसको इस्तेमाल करने का ये वाला भी तरीका मौजूद है। तो ये हमने तकरीबन 3 तरीके यहाँ पे डिस्कस किए हैं, मुख्तलिफ तरीके टर्नरी ऑपरेटर को इस्तेमाल करने के। अच्छा, टर्नरी ऑपरेटर स्टिल, दोबारा से मैं यही कहूंगा कि टर्नरी ऑपरेटर इज अ टूल। ठीक है, मैंने आपको हथौड़ी उठा के और एक कील ठोक के दिखा दी मैंने आपको। ठीक है, अब इससे और क्या क्या हो सकता है ये आप थ्रू आउट द करियर, क्लास नहीं, थ्रू आउट द क्लास नहीं कह रहा मैं, थ्रू आउट द करियर आप नई नई चीजें सीखते रहेंगे। जाहिर है, क्योंकि जब जब आप एक प्रोफेशन में एज अ प्रोफेशनल काम करते हैं तो कंटिन्यूअसली आप चीजें सीख रहे होते हैं। कंटिन्यूअसली जो जो कारपेंटर्स हैं, वो जो जो लकड़ी का काम करते हैं, वो कंटिन्यूअसली चीजें सीख रहे होते हैं, नए नए ट्रिक्स सीख रहे होते हैं। तो प्रोग्रामिंग में भी बिल्कुल इसी तरह है। Okay, what else can be used beside ternary operators? For instance, if we do not want to use ternary operator, which operator will I use? हमारे पास कंडीशन चेकिंग के लिए ना 2 ऑपरेटर्स हैं, एक इफ एल्स है और एक टर्नरी है, तो आप इन दोनों में से कोई एक इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, स्टिल दोबारा मैं यही कहूंगा कि ये जो आपका सवाल है कि इफ एल्स की जगह पे अगर आप टर्नरी यूज नहीं करना चाह रहे तो आप क्या करें, वो बहुत सारी चीजें उसकी जगह पे आप कर सकते हैं, वन विलिंग बहुत सारी लगा सकते हैं। सम टाइम लोग और का जो ऑपरेटर है ना, लॉजिकल और, उसको भी इस्तेमाल करते हैं टर्नरी की तरह। ठीक है, बट वो जाहिर है वो वन विलिंग है, वो मैं इस क्लास में कवर नहीं करना चाहूंगा, उससे आप बजाय उस सीखने के आप कंफ्यूजन का शिकार हो सकते हैं। ठीक है, तो वो बेहतर यही कि वो आप करियर के दौरान सीखें, जब भी आपके लिए बेहतर है वो। मतलब अभी मैं टर्नरी ऑपरेटर की जगह और का ऑपरेटर लगा के अगर आपको बताना शुरू कर दूं तो वो आपके लिए बहुत मुश्किल हो सकती है। अच्छा, that would mean if we can use a if else condition instead, but again that would be lengthy. Thanks. हाँ, तो बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं मोहम्मद उमर, जो मैंने ये वाला तरीका किया है असल में मैंने इसको इफ एल्स की तरह ही इस्तेमाल कर लिया। ठीक है, बट इफ एल्स में और टर्नरी में एक मेजर डिफरेंस जो है, जो जो इसको कहेंगे कि सेपरेटिंग डिफरेंस जो है, जो इन दोनों को सेपरेट कर देता है इंटायरली, वो ये है कि इफ एल्स में अगर एक कंडीशन ट्रू होती है तो 2 3 4 लाइन का कोड चलता है, उस कोड में क्या लिखा हुआ है इफ एल्स को उससे फर्क नहीं पड़ता। ऑन अदर हैंड टर्नरी ऑपरेटर में जब एक वैल्यू ट्रू होती है तो वो 2 3 लाइन का कोड एग्जीक्यूट नहीं होता, बल्कि वैल्यू एज इट इज रखी हुई होती है, वो रिटर्न हो जाती है जस्ट। ठीक है, तो इन दोनों में मेन डिफरेंस जो है वो ये है। अच्छा जी, ये हमने देख लिया। मेरा ख्याल है अब टर्नरी ऑपरेटर को हम यहीं तक रखते हैं, अगर किसी का कोई सवाल है तो वो प्लीज पूछ ले। अब हम स्विच की तरफ मूव करते हैं। स्विच भी इफ एल्स की तरह की एक चीज है। wrapping up. Okay. मैंने एक मिस्टेक की थी, उसको मैं सही कर रहा हूँ।
मैंने एक मिस्टेक ये की थी कि मैंने क्लास 9 के कोड में एडिटिंग शुरू कर दी थी। तो मैंने क्लास 9 के कोड में से एडिटिंग हटा के वो क्लास 10 में उसको लाके डंप किया है सारा कोड जो मैंने अभी लिखा था। और अब मैंने एक नया फोल्डर बना लिया है क्लास 10A के नाम से, जिसमें अब मजीद कोड मैं उसमें लिख रहा हूँ। ठीक है जनाब। What is a switch? हाँ, ये स्विच अभी हम I mean, स्टार्ट करने लगे हैं। okay. स्विच अभी हम स्टार्ट करने लगे हैं। सर ये सारा कोड आपके गिटहब के अकाउंट पे अवेलेबल है ना? जी जी। जब आप गिटहब में जाते हैं मेरे, तो उसमें जो भी रिपोजिटरीज हैं जिसमें मैंने रिसेंटली चेंजेस की हैं, तो वो टॉप पे आ रही होती है। तो अभी अगर आप मेरी गिटहब में जाएंगे तो ये रिपोजिटरी टॉप पे आ रही होगी। ओके सर, जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, तो हम क्या करते हैं इसके अंदर ना, सिटी नेम इनपुट लेकर और हम ये एक छोटा सा कोड लिखते हैं। ठीक है जी। चेक चेक। ठीक है जी। चलिए इस कोड को हम कॉपी कर लेते हैं और इसको चला लेते हैं यहाँ पर। इस कोड में मैंने क्या लिखना है, कोड क्या करना है, मैं सिटी का नाम लिखूंगा। ठीक है जी। मैंने कहा कराची, और मेरे कोड में मेरे पास सिटी की एक लिस्ट होगी। ठीक है, सिटी की एक लिस्ट होगी और मैं उसमें चेक करवाऊंगा इस सिटी के नाम को कि क्या ये सिटी उसमें मौजूद है या नहीं है। ठीक है जनाब। ओके। अगर अगर वो सिटी इसमें मौजूद है लिस्ट में, तो ये जो रिजल्ट का H1 है इसमें मैं लिखवा दूंगा कि यस सिटी फाउंड और सिटी नॉट फाउंड, ऐसे करके मैं कुछ ना कुछ इसमें करूंगा। ठीक है जी। इफ सर ये सर जैसे नॉर्मली PIE-IC के कोर्सेज में भी होता है कि सिटीज गिवन होती हैं और आपको ये देखना होता है कि आपकी सिटी इसमें है या नहीं, सो वुड दैट बी दैट काइंड ऑफ अ कोड? हाँ, दैट काइंड ऑफ अ कोड। बल्कि इसमें सिटीज के अलावा हम कुछ ऐसा रियल करने की कोशिश करते हैं। यम, 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 यम। कोई ऐसी चीज बताओ जिसमें नाम नाम आता है बंदों का, जाके लिस्ट में नाम चेक करना होता है। कोई ऐसी चीज याद है, जहन में आ रही है? सर प्राइम मिनिस्टर के नाम से कर सकते हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर का कौन से मुल्क के कौन, मतलब किस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है। जैसे हमारा इमरान खान है, इंडिया नरेंद्र प्राइम मोदी। मिनिस्टर की विकिपीडिया पे लिस्ट पड़ी होगी या नहीं, फिर कोई ऐसी चीज बताओ जिसमें नाम करंट। आता है, मतलब आप जाके आप मतलब चेक करते हैं कि इस दफा हमारे सिटी का नाम फला लिस्ट में आया या नहीं आया। ओके। मिसाल के तौर पर टॉप 10 cities in the world. टॉप 10 सिटीज। टॉप 10 सिटीज इन द वर्ल्ड, हम चेक करना चाह रहे हैं कि हमारा सिटी का नाम जो है वो टॉप 10 सिटीज में है या नहीं है। इसको बल्कि मैं H1 में कर देता हूं। चेक इफ योर सिटी इन द लिस्ट। ठीक है जी। तो काइंड ऑफ अब ये कोड हमारा इस तरह का हो चुका है। ठीक है जी, योर सिटी नेम बल्कि यहाँ ज्यादा सही रहेगा। योर सिटी नेम एंड देन बटन के चेक, इसके बाद एक BR लगा देते हैं ताकि वो लाइन को ब्रेक कर दे। ठीक है जी। योर सिटी नेम हियर, चेक इफ योर सिटी इज इन द लिस्ट। अच्छा, अब हम गूगल से जल्दी से टॉप 10 सिटीज निकाल लेते हैं।
टॉप 10 सिटीज हमारी ये आ गई। गो 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 गो। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ। भाई खुल जाए यार, क्या हो गया। अच्छा, नंबर 1 लंदन, इसको मैं अपने कोड में लगाता जाता हूँ। लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क, मॉस्को, दुबई, टोक्यो, सिंगापुर, लॉस एंजलिस, बार्सिलोना, मैड्रिड। क्लोज। अच्छा, ये हमारे पास जो है ना 10 सिटीज की जो है वो लिस्ट आ गई। अब मैं ये बल्कि टॉप 3 कर लेते हैं इसको, 10 काफी ज्यादा हो रहा है। टॉप 5 कर लेते हैं, बल्कि 5 नीचे छोड़ा देते हैं। 1 2 3 4 5। ठीक है जी, हमारे पास ये 5 सिटीज आ गई। अच्छा, सिटी का नाम जो बंदा एंटर करेगा वो उसकी आईडी क्या है, इस तरह से आईडी है उसकी। तो मैं चेक के अंदर सबसे पहले क्या करता हूं, मैंने कहा लेट सिटी नेम इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, कॉमा cd name डॉट वैल्यू। ठीक है जी, तो ये सिटी नेम मेरा इस वेरिएबल में आ चुका है। अब मैंने जो भी वैल्यू यूजर ने लिखी थी वो मैंने उठा के इस वेरिएबल में रख दी। अब मैंने एक इफ लगाया, मैंने कहा सिटी नेम अगर इक्वल्स इक्वल्स है किसके, लंदन के। ठीक है जी, और इसी तरह पेरिस है, इसको मैं क्या कर लेता हूँ, एल्स इफ की कंडीशंस लगा लेता हूँ। और मैं क्या करता हूँ, सिटी नेम इक्वल्स, और इसको मैं सारा ऐसे कर लेता हूँ। और अगर ये फाउंड हो जाता है सिटी, तो मैं क्या कहता हूँ, रिजल्ट, रिजल्ट के नाम से एक वेरिएबल बनाया और उसमें मैंने क्या रखवा दिया, रिजल्ट। ठीक है, रिजल्ट के नाम से मैंने एक h1 बनाया था जिसके अंदर मैं क्या रखवाना चाहता हूँ, रिजल्ट रखवाना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ कहूँगा रिजल्ट डॉट वैल्यू, रिजल्ट डॉट इनर HTML, राइट, इनर टेक्स्ट, बल्कि इनर टेक्स्ट इक्वल्स your city is one of the top 5 in the world। ठीक है जी, और ये मैं कहाँ कहाँ पे करना चाहूंगा, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी। इसमें मैंने एरर कहाँ पे किया है, ब्रैकेट डबल कर दी थी तो एरर हो गया था। अच्छा जी, ये मैंने कोड लिख दिया इफ एल्स के अंदर। अच्छा, और लास्ट में एक एल्स मैंने लगाया, और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ कि सॉरी नॉट फाउंड,
सॉरी नॉट फाउंड। हम एक्चुअल में स्विच केस पढ़ना चाह रहे हैं, बट उसके लिए कॉन्टेक्स्ट बिल्ड करना जरूरी है, तो ये मैं कॉन्टेक्स्ट एक बना रहा हूँ ताकि इफ एल्स से फिर हम स्विच पे कैसे बेहतर है वो देखें। रिफ्रेश किया मैंने कहा जनाब कराची, चेक, सॉरी नॉट फाउंड इन द टॉप 5 सिटीज। अच्छा, फिर मैंने कहा मॉस्को, योर सिटी इज वन ऑफ द टॉप 5 सिटी इन द वर्ल्ड। अच्छा, अब होगा क्या इस पे, हम अगर आप गौर से इस कोड को देखें तो यहां पर सबसे पहले मेरा जब कोड चलेगा, बंदा सिटी का नाम इनपुट करेगा और चेक का बटन दबाएगा, तो मेरा ये फंक्शन चलेगा, चेक का फंक्शन, इसकी वैल्यू को उठाएगा। ये कोड लाइन बाय लाइन नीचे की तरफ जा रहा है। रिजल्ट को एक वेरिएबल में सेव करेगा। उसके बाद इस इफ को चेक करेगा। इस इफ को चेक करेगा कि क्या सिटी नेम इक्वल्स लंदन है, चेक करेगा। अच्छा, फिर क्या सिटी नेम इक्वल्स पेरिस है, ये चेक करेगा। अच्छा, फिर सिटी नेम इक्वल्स न्यूयॉर्क है, ये चेक करेगा। अच्छा, मिसाल के तौर पे मैंने न्यूयॉर्क एंटर किया था, तो यहाँ पे ये इफ ट्रू हो जाएगा और ये चेन ब्रेक हो जाएगी मेरी, क्योंकि ये चेन स्टेटमेंट लगाई है मैंने, इफ एल्स की चेन स्टेटमेंट लगाई है, तो यहाँ पे मेरा चेन ब्रेक हो जाएगा। अच्छा, और रिजल्ट यहाँ पे शो हो जाएगा। उसके बाद ये क्या करेगा, नीचे के किसी भी इफ को ये चेक नहीं करेगा, जैसा कि हम पहले ये पढ़ चुके हैं कि अगर इफ स्टेटमेंट, जब चेन स्टेटमेंट हम लिखते हैं तो उसमें अगर एक भी स्टेटमेंट मैच हो जाए तो ये मजीद दोबारा जो है नीचे किसी स्टेटमेंट को चेक नहीं करेगा, नीचे किसी भी कंडीशन को चेक नहीं करेगा, वहां से ब्रेक हो जाएगा। अच्छा, बट इसके अंदर अगर आप गौर करें तो एक है बेस्ट केस सिनेरियो। बेस्ट केस ये होगा कि बंदे ने लंदन एंटर किया और पहली दफा में ही वो हिट हो गया और क्विकली उसको रिजल्ट शो हो गया बंदे को। अच्छा, वर्स्ट केस सिनेरियो ये होगा कि बंदे ने दुबई एंटर किया जो बिल्कुल लास्ट में है। तो अभी तो मेरे पास 5 हैं, टॉप 5, लेकिन ये मैं 200 के केस में बात कर रहा हूँ कि 200 या 500 हो उस तरह लिस्ट, तो उस केस में बात कर रहा हूँ। तो क्या होगा कि ये सबसे लास्ट में जाके चेक होगा। तो ये जो चेकिंग हुई है ना, 1 2 3 4, ये बिला वजह की चेकिंग हुई है, लास्ट में जाके वो चेक हुआ, और ये वर्स्ट केस सिनेरियो है। अच्छा, बहुत ज्यादा चांसेस तो इस चीज के होंगे कि बंदे ने इनमें से कोई भी एंटर ना किया हो, बंदे ने इनमें से कोई भी एंटर ना किया हो और वो एल्स में जाके रुके लास्ट वाले में। तो ये मेरे जितने भी इफ के स्टेटमेंट्स होंगे ना, ये सारे इफ के स्टेटमेंट्स चलेंगे बिला वजह। सही है, तो ये हमारा एक काइंड ऑफ, आप समझे, रिसोर्सेज जो है वो जाया हो रही होंगी हमारी। अच्छा, तो अब इस सूरत में हम क्या करें, तो इस सूरत में तकरीबन सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में जैसे इफ मौजूद है सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, इसी तरह स्विच के नाम से भी एक चीज है जो तकरीबन सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में मौजूद है। अच्छा, तो सेम चीज मैं स्विच के जरिए करूंगा और फिर हम इस चीज पे गौर करेंगे कि आया स्विच केस कैसे बेहतर है इफ एल्स से। ठीक है, और वो फास्ट चलता है इफ एल्स से, और ऐसा क्यों होता है वो आप लोग गैस करेंगे, फिर मैं बताऊंगा लास्ट में। अच्छा, यहाँ पे बाय द वे मैंने एक चीज मिस्टेक की है। मैंने एक चीज वो मैंने ये किया है जो मुझे लगाना चाहिए था, मैंने नहीं लगाया। वो ये किया है कि सिटी नेम अगर किसी ने लंदन लिखा है ना कैपिटल केस में, तो जब ही ये ट्रू होगा। ठीक है, अगर किसी ने स्मॉल में लिखा है तो ये ट्रू नहीं होगा। तो मुझे क्या करना चाहिए कि बंदे ने उसको स्मॉल में लिखा है या कैपिटल में लिखा है, उसको मुझे अपर केस में कन्वर्ट करके फिर चेक करना चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसको मैं कहूंगा .to अपर केस। आई एम नॉट श्योर यही है, मैं चेक कर लेता हूँ। अपर केस का जो एग्जैक्ट मेथड है वो क्या है, वो मैं चेक कर लेता हूँ। अच्छा, टू अपर केस है। ठीक है जी, तो मैं यहाँ पे जो वैल्यू है ना, वैल्यू गेट करने के फौरन बाद क्या करूंगा, उसको टू अपर केस में कन्वर्ट कर दूंगा, ताकि बंदे ने चाहे स्मॉल में किया हो, एंटर किया हो, चाहे कैपिटल में एंटर किया हो, वो सारा क्या हो जाए, कैपिटल में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, ताकि स्मॉल कैपिटल वाला जो इशू है वो मेरा ना रहे।
अच्छा, इसको 2 मिनट के लिए मैं नीचे वाले कोड को रोक के ना इसको चेक कर लेता हूँ कि अब क्या ये आया कि स्मॉल केस में भी लिख रहा हूँ तो उसको ये चेक कर रहा है। मैंने W को मिसाल के तौर पर स्मॉल कर दिया, ठीक है, और चेक किया मैंने, तो ये कह रहा है सॉरी। अच्छा, ये मैंने रिफ्रेश नहीं किया इसलिए सॉरी कह रहा है। MOSCOW, ठीक है, चलना शुरू हो गया। अब मैं W को कैपिटल भी कर दूं लास्ट वाले को तो ये सही चलेगा, ठीक है। तो ये चीज प्लीज माइंड में रखिएगा कि जब भी आप इसको कंपेयर करने लगे, मिसाल के तौर पे ईमेल को जब भी हम कंपेयर करते हैं या ईमेल का इनपुट हम जब भी यूजर से लेते हैं, तो हमारे हमारे लिए ये जरूरी होता है कि हम उसको स्मॉल केस में कन्वर्ट कर लें, ठीक है। जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, जितनी भी जगहों पे आपसे ईमेल का इनपुट लिया जाता है, वो क्या करते हैं, ईमेल का इनपुट लेने के फौरन बाद उसको स्मॉल लेटर में कन्वर्ट कर लेते हैं और फिर उसको इस्तेमाल करते हैं या फिर उसको डेटाबेस में सेव करते हैं। एज इट इज उसको कभी भी सेव नहीं करते, क्योंकि अगर किसी ने कैपिटल में लिख दिया और या स्मॉल कैपिटल को मिक्स करके लिख दिया तो वो बाद में कंपैरिजन में प्रॉब्लम का सबब बन सकता है। That would do the same thing, check every name. अच्छा जी, तो ये हो गया जी, हमारा मसला हल हो गया। अब हम यही सेम काम हम स्विच के जरिए करना चाह रहे हैं। ठीक है, सिटी नेम रखा मैंने, इसमें मैंने कहा सबसे पहली सिटी मेरी कौन सी थी? सर एक्चुअली एक क्वेश्चन, जी बोले। सर एक्चुअली एक क्वेश्चन किसी ने पूछा था कि अगर हम लोग इफ एल्स की जगह एक एरे बना लें और उसके अंदर सारे जो हैं सिटी के नेम्स रख दें, जी तो क्या वो इक्विवेलेंट होगा इफ एल्स के? देखिए, सवाल तो आपने काफी अच्छा पूछा है, लेकिन ये थोड़ा सा आपने प्री मेचर सवाल पूछ लिया है, क्योंकि इस क्लास के हवाले से प्री मेचर सवाल पूछ लिया है, क्योंकि हम जो एरे पे ना लूप चला के चेक करना होगा, और अभी हमने लूप पढ़ा नहीं है। सही है, लूप हम अभी आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यही सेम काम फिर हम उसमें लूप चला के करेंगे ऑफ कोर्स। इफ एल्स की जगह एल्स में पहले वाले एल्स में और क्या ऑपरेटर नहीं रख सकते? और का ऑपरेटर, हाँ बिल्कुल, पहले वाले में और का भी ऑपरेटर रख सकते हैं, बट जस्ट टू दोस्त ने बिल्कुल सही कहा है कि ये इतने सारे इफ लगाने से बेहतर था कि मैं सिटी नेम इक्वल्स टू लंदन लिखता और यहीं पे और लगाता चला जाता, ठीक है। बिल्कुल आपने सही बात की है, ऐसा ऐसा किया जा सकता था, बट उस केस में भी कंप्यूटिंग क्या कहते हैं उसकी, जो कंप्यूटिंग पावर रिक्वायर्ड है, ये कंप्यूटर सीपीयू साइकिल्स टू बी एक्यूरेट, जो रिक्वायर्ड है वो उस सूरत में भी उतने ही इस्तेमाल होते हैं। क्यों, बताता हूं मैं। और लिखा मैंने, और मैंने ये वाली बात लिख दी, ठीक है। मैंने कहा सिटी नेम इक्वल्स टू लंदन और पेरिस, तो वो क्या करेगा, पहले इसको चेक करेगा, नहीं मैच हुआ तो जाहिर है वो दूसरे वाले को मैच करेगा, ठीक है। तो ये सीपीयू साइकिल्स घूम के हमारे उधर ही आ जाएंगे परफॉर्मेंस वाइज अगर हम बात करें तो, ठीक है। अभी ये केस में क्या हो रहा है, पहले इसको चेक कर रहा है फिर ये इसको चेक कर रहा है, ठीक है। तो चेकिंग सारी की होगी, तो हम कोई ऐसा तरीका देखना चाह रहे हैं कि ये चेकिंग हो ही ना, चेकिंग ही ना हो, डायरेक्ट उस जगह पे पहुंच जाए। खैर अभी हम ये इसका सिंटैक्स जरा देखते हैं और फिर हम उसकी तरफ मूव करेंगे। जी दोस्त, अच्छा जी, ये हमारे पास आ चुका है, बहुत ही बढ़िया तरीका। अब मैंने वही सेम काम जो किया है वो मैंने स्विच केस से किया है। अच्छा,
जो कुछ लोग जैसा कि मैं जानता हूं कि कुछ लोग ऐसे हैं इस क्लास में जिनका प्रोग्रामिंग का बैकग्राउंड है, तो उन लोगों से मेरा क्वेश्चन है कि क्या आप काइंडली ये बता सकते हैं, क्योंकि मैं ये क्लेम कर रहा हूं कि ये इफ एल्स से फास्ट चलेगा, तो क्या आप बता सकते हैं कि आया कि आप मुझसे एग्री करते हैं मेरी बात से? पहला सवाल, अगर एग्री करते हैं कि ये फास्ट चलेगा तो प्लीज एक्सप्लेन कीजिए, हम सब लोगों को बताइए कि ये कैसे फास्ट हो सकता है इफ एल्स से। अच्छा, ये चलेगा कैसे? स्विच का केस यहाँ पर है, मैंने यहाँ पे वो वेरिएबल पास कर दिया जो कंडीशन में मेरे वेरिएबल चाहिए मुझे, ठीक है। अच्छा, इफ एल्स के अंदर क्या होता है कि हम पूरी कंडीशन लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है, हमें बूलियन प्रोवाइड करना होता है। स्विच के अंदर क्या होता है, हम बूलियन प्रोवाइड नहीं करना होता, हमें एक वैल्यू देनी होती है। उस वैल्यू को वो क्या करता है, उस वैल्यू को वो कंपेयर करता है हर केस से। पहले केस में जाएगा, उससे कंपेयर करेगा कि ये दी गई वैल्यू क्या इक्वल है इस केस के, फिर अगर इससे मैच नहीं हुआ तो ये दूसरे केस को मैच करेगा, ठीक है। तो क्या दी गई वैल्यू इक्वल है पेरिस के, अगर सही है तो इसको चला देगा ये, अदरवाइज फिर तीसरे वाले पे जाएगा, ठीक है। अगर दी गई वैल्यू इक्वल है न्यूयॉर्क के, ठीक है, अगर दी गई वैल्यू न्यूयॉर्क के इक्वल है तो क्या करेगा, फिर वो इसको चलाएगा। अच्छा, जो भी वैल्यू ट्रू हो जाएगी, अगर कोई एक केस हमारा ट्रू हो गया और ट्रू होने के बाद उस लाइन को जब ये चलाएगा, यहाँ पे अभी फिलहाल मैंने एक लाइन का कोड लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 3 4 10 लाइन का कोड भी हो सकता है, और वो कोड चलाने के बाद हमने एक लगाया हुआ है ब्रेक। इस ब्रेक की वजह से क्या होगा, ये इस ब्रैकेट से लेके वो पूरे इस ब्रैकेट तक को इससे बाहर आ जाएगा, ठीक है। जो मेरा स्विच की जो ब्रैकेट है, जो कि यहाँ से शुरू है, लाइन नंबर 57 से शुरू है स्विच की ब्रैकेट, और लाइन नंबर 82 पे खत्म है, तो लाइन नंबर 82 से बाहर आ जाएगा वो इस ब्रेक की वजह से, ठीक है जी। अच्छा, अगर कोई सा भी मैच नहीं होता है इनमें से, तो ये डिफॉल्ट जो लगा हुआ है लास्ट में, इसको एग्जीक्यूट करेगा ये, ठीक है, सबसे लास्ट में। अच्छा, ये डिफॉल्ट ऑप्शनल होता है मेरे लिए, मैं इसको चाहूं तो लगाऊं, चाहूं तो ना लगाऊं, ठीक है। जिस तरह लास्ट वाला एल्स इसमें ऑप्शनल होता है, ठीक है, कि एल्स जरूरी नहीं है लगाना, बट लगा दूं तो ठीक है। तो ये डिफॉल्ट भी इसी तरह ऑप्शनल है। अच्छा, डिफॉल्ट के लास्ट में ब्रेक लगाना भी ऑप्शनल है। उसका रीजन ये है कि वैसे लगा सकते हैं आप ब्रेक, लेकिन उसका रीजन ये है कि इसके बाद तो कोई कोड है ही नहीं, तो अगर ये ब्रेक हो या ना हो, ये इस ब्रैकेट से वैसे भी बाहर आ जाएगा, तो ये ब्रेक इसके बाद ये ऑप्शनल है। अच्छा, तो मेरा सवाल उन लोगों से है जो जिनका थोड़ा बहुत प्रोग्रामिंग का बैकग्राउंड है इस क्लास में जो मौजूद हैं, कि प्लीज मुझे ये बताएं, एलॉबरेट करें, बाकी लोगों को भी बताएं कि इफ स्टेटमेंट से ये कैसे बेहतर है, आया कि बेहतर है भी या नहीं है। जी अरीबा। जी सर, मैं चैट पे लिख रही थी वैसे आंसर, वैसे बोल दो। लेकिन मैं, हाँ, नहीं, इसमें ये है कि कोड का जो है तो सिंटैक्स बहुत शॉर्ट हो जाता है, ठीक है। पहला बेनिफिट ये है इसका, ठीक है। इफ और एल्स में काफी हमें जो है ना, मतलब एल्स लगाने पड़ते हैं, मतलब काफी ज्यादा हो जाता है। और ये है कि मतलब ये जो है, ये कुछ सिचुएशन ऐसी होती है इसमें हमें इफ एल्स भी यूज करना होता है, ऐसी बात नहीं इसको बिल्कुल इग्नोर कर दिया, बिल्कुल ये कर दिया। और ये जो है ये मतलब चलता है, जैसे इसमें केस को हम ले लेते हैं इफ और ब्रेक को हम ले लेते हैं एल्स। जैसे मैं फॉर एग्जांपल ये समझती हूँ इसको कि भाई हम इसको ऐसे मतलब करते हैं, और ये फास्ट, हाँ, ये उससे थोड़ा बेहतर चलेगा, आई थिंक उसके जैसा भी चलेगा, उससे बेहतर भी चलेगा, ये भी कह सकते हैं। नहीं, मैं ऐसा क्लेम कर रहा हूं कि इफ एल्स से फास्ट चलेगा ये, तो क्या आप मेरी बात इफ पे एग्री एल्स से करते हैं फास्ट, कि ये वाकई फास्ट चलेगा या नहीं चलेगा? उससे फास्ट चलेगा आई थिंक, सर मुझे ऐसा लगता है। सर वैल्यू मिल जाने की सूरत में तो फास्ट चलेगा, लेकिन अगर वैल्यू नहीं मिलती और डिफॉल्ट पे जाता है तो फिर तो सेम बिहेवियर ही होगा ना। नहीं, फिर भी सेम बिहेवियर नहीं होगा, फिर भी फास्ट चलेगा ये। So if I understand it correctly, switch statement will run, or that expression is evaluated once, as versus if uh, else statements are evaluated separately, even if you use or conditions in that if else statement. Is that fair? हाँ सर
जी जी सर इसमें जो है ये सिटी नेम जो है ना, ये इफ एल्स के अंदर सिटी नेम बार बार उठाएगा, जैसे वहां हमने वेरिएबल में सेव करवाया हुआ, यहाँ पे सिटी नेम एक दफा उसने करके फिर आगे कंपेयर करेगा खाली स्विच के अंदर। नहीं देखें, असल में जब हम एक दफा कंपेयर करते हैं ना, तो उसमें एक सीपीयू साइकिल इस्तेमाल हो जाता है हमारा। मतलब एक सीपीयू साइकिल तो नहीं होता एक्चुअली, वो तो अगर आप टेक्निकली देखें तो हर कंपैरिजन में 4-5 सीपीयू साइकिल में एक कंपैरिजन कर रहा होता है वो। बट जस्ट टू मेक इट सिंपल, हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि जब एक दफा कंपैरिजन होता है तो एक सीपीयू साइकिल उसमें इस्तेमाल हो जाता है। तो अब मेरा सवाल ये है कि क्या इफ एल्स के जरिए मैंने जो कोड लिखा है उसका सीपीयू साइकिल और स्विच के जरिए जो कोड लिखा है उसका सीपीयू साइकिल, क्या दोनों का सेम होगा या दोनों का सीपीयू साइकिल अलग अलग होगा? ये मेरा सवाल है। क्योंकि सर डिफरेंट होगा। अगर आपकी हम बात लेते हैं कि इसमें ये बार बार इस नेम को उठा रहा है, तो इस नेम को उठाने में तो सीपीयू साइकिल यूज नहीं होगा, क्योंकि ये नेम तो अब मेरी मेमोरी में है ना ऑलरेडी, मतलब मेमोरी में आके सेव हो चुका है। अब मैं उसको जितनी बार भी रीड करूं तो मेरा नहीं ख्याल कि रीड करने से कोई खास फर्क पड़ेगा। बट सीपीयू साइकिल जो मेरा है कंपैरिजन का, इसमें कितनी बार मैक्सिमम सीपीयू साइकिल इसका क्या हो सकता है इस इफ एल्स का? वो ये हो सकता है कि 1 2 3 4 5 सीपीयू साइकिल हो सकते हैं मैक्सिमम। तो क्या वो 5 सीपीयू साइकिल यहाँ पर भी सेम रहेंगे, यहाँ पर कम हो जाएंगे? अगर कम हो जाएंगे तो कितने हो जाएंगे और क्यों कम हो जाएंगे? ये ब्रेन स्ट्रॉमिंग है, जिसमें सही गलत की बात नहीं है। आप इसको आप अपना ख्याल, इजहार ख्याल कर सकते हैं इसमें। अच्छा, दानियाल लिखते हैं जनाब, सर 1 by 1 चेक तो करेगा, बट हेयर इन स्विच केस इस के टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम हुई है रेदर देन इफ एल्स स्टेटमेंट। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, जरा ये दोस्त मेरे समझ नहीं आया दानियाल। काइंडली आप अगर माइक ओपन कर सकते हैं तो माइक ओपन करके आप बताएं कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आप किस चीज को कह रहे हैं। सर मैं जी मुजम्मिल रजा। सर जो कुछ समझ आ रहा था वो तो सबने बता दिया, लेकिन एक चीज ये रह गई जहन में कि एल्स इफ यानी वरना अगर, वरना अगर, वरना अगर, तो उसमें इस तरह से वो फॉर्मूला बता रहा है, लेकिन इसमें एक केस यानी कंडीशन एक बता दिया डायरेक्ट। तो ये समझ में आ रहा है शायद इस वजह से, वरना वैसे मुझे लग तो नहीं रहा कि ये उससे फास्ट चलेगा। जैसे कि वो एक भाई ने जो मशवरा दिया कि हम और का ऑपरेटर यूज करके इसको लिख सकते हैं ऊपर भी। जी जी हाँ, जैसा मैंने पहले ये बताया था कि अगर मैं और का ऑपरेटर भी सर यूज मेरा ये 5 ख्याल दफा होगा तो 5 सीपीयू साइकिल फिर भी हो जाएंगे मेरे। जी दोस्त। अच्छा, बाकी लोग ना गूगल करें, गूगल सर करें मेरा क्या फर्क है इफ स्टेटमेंट में और स्विच में, क्या मेरा ये ख्याल डिफरेंस था है, कि गूगल करें और क्योंकि फिर वो शेयर करें। जी दोस्त, सर एक एक करके, एक सर एक ये सर मेरा ये मैं नाम ख्याल लूंगा फिर आप बात करें। अभी जो हैंड रेस किया हुआ है हुसैन ने किया हुआ है। जी हुसैन आप बोले, बाकी लोग हैंड रेस करके रखें अपना। जी सर असल में इफ एल्स जो है वो स्टेटमेंट को यूज करता है और स्विच केस जो है वो कमांड को यूज करता है। तो कमांड को चलाने में और स्टेटमेंट को चलाने में फर्क है। वो हो सकता है कि कमांड वो फौरन ले लेता है और एक साइकिल को यूज करके और फौरन एक के बाद एक वो ज्यादा स्टेटमेंट को रीड नहीं करता, और यहाँ पे जो इफ और एल्स में वो स्टेटमेंट को रीड करता है, जिसके वजह से यहाँ पे सीपीयू साइकिल यूज होता है ज्यादा। आप स्टेटमेंट और कमांड का फर्क कैसे कर रहे हैं? मतलब स्टेटमेंट और कमांड में कैसे फर्क कर रहे हैं आप? मतलब मुझे प्लीज समझाइए कि स्टेटमेंट को किसको समझ रहे हैं आप और कमांड किसको समझ रहे हैं? आपका माइक म्यूट है हुसैन। अच्छा, कोई दूसरा अपना जब तक क्वेश्चन पूछे। मोहम्मद उमर प्लीज आप बोलिएगा। सर मुझे ये पूछना था कि ये जो स्विच है इसके अंदर बुलियंस जो है वो यूज हो रहा है? बूलियन नहीं, स्विच का जो सिंटैक्स है ना उसमें यहाँ पे आपको एक वैल्यू देनी होती है। वो वैल्यू न्यूमेरिक भी हो सकती है, वो वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ठीक है, अगर न्यूमेरिक वैल्यू होगी तो मैं उसको कैसे चेक करूंगा कि अगर केस सही। इक्वल टू अगर मतलब 5 अगर है, ठीक है, ऐसे करके मैं ब्रेक फिर लगा दूंगा। ठीक है, अगर यहाँ पे जो भी वैल्यू दी गई है अगर उसमें 5 होगा तो ये वाला केस चल पड़ेगा। इसके दरमियान में जो भी लाइन ऑफ कोड है वो चल जाएगा। सर वो थोड़ा मसला कर गया था सर। स्टेटमेंट में जैसे हमारे पास
काफी सारे ऑपरेटर्स भी होते हैं, तो वो वन बाय वन ऑपरेटर्स को भी चेक करता है और हर एक स्टेटमेंट में वो बार बार ऑपरेटर चेक कर रहा होता है। जबकि कमांड में ना हमारे पास ऑपरेटर होता है ना कुछ होता है, बस एक उसको हम बता देते हैं कि अच्छा ये चीज है, अगर आपको ये नजर आए तो ठीक है ये चला दो, नहीं तो फिर अगले में आप चले जाओ, स्विच कर जाओ। नहीं, मिसाल के तौर पे जैसे यहाँ पे अगर मैं एक से ज्यादा ऑपरेटर्स लगा दूं, मतलब ज्यादा कंडीशंस लगा दूं, तो ये स्टेटमेंट तो सेम रहेगी, बट वो उसके सीपीयू साइकिल्स बढ़ते चले जाएंगे। तो आप गालिबन उसको कह रहे हैं कि कमांड एक से ज्यादा कमांड में एक ही स्टेटमेंट में दे रहा हूँ, इस चीज को आप कह रहे हैं। नहीं, मैं आई डोंट एग्री विद यू, मतलब ऐसा इसमें नहीं हो रहा। प्लीज आप गूगल कीजिए और उसको जरा एक्सप्लोर करने की कोशिश कीजिए कि क्या आपको समझ आ रहा है। अच्छा, दूसरे दोस्त जी, आप मोहम्मद उमर। सर मेरे ख्याल से बूलियंस जो हैं उनका यूज नहीं हो रहा, और इसके अलावा सिंटैक्स जो है वो थोड़ा सा शॉर्ट है। सो मे बी दिस इज द रीजन के हमारे पास जो स्विच है दैट इज फास्टर देन द इफ एल्स कंडीशन। सिंटैक्स तो शॉर्ट है इसका, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, सिंटैक्स शॉर्ट है। बट सिंटैक्स शॉर्ट होने से ना परफॉर्मेंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑफ कोर्स जब ये चलता है जो कोड, तो इस कोड में तो नहीं चलता। जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया था कि वो 3 फेज होते हैं, जिसमें हमने कंपाइलर और उसका फर्क पढ़ा था इस क्लास में। तो ये बाइट कोड्स में कन्वर्ट हो जाता है और फिर ये चलता है। तो बाइट कोड के अंदर आप जितना भी लंबा सिंटैक्स हो, वो बाइट कोड में उसका एक कोड होता है। तो सिंटैक्स ऑफ कोर्स शॉर्ट है इसका, बट सिंटैक्स शॉर्ट होने से परफॉर्मेंस का ताल्लुक नहीं है। अच्छा जी, दूसरे दोस्त कोई, मोहम्मद हसन खान। सर इसमें जो है स्विच केस के अंदर ये काम करेगा लुकअप के ऊपर। लुकअप टेबल बनता है ना, जैसे हम डायरेक्ट जो है वैल्यू इसको उठाते हैं, और यहाँ ये इफ एल्स के अंदर ये लूप में चलेगा, ये स्टेप बाय स्टेप इसको सर्चिंग करेगा लाइन बाय लाइन। उधर ये होगा कि डायरेक्ट लुकअप के तौर पे जो है वो फाइंडिंग्स कर लेगा उसके अंदर से स्विच केस में, इस वजह से फास्टर है। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपकी बात बिल्कुल मैं एंडोर्स करूंगा, आपने सही कहा है। इसको मजीद एक्सप्लेन कोई अगर करना चाहे कोई दोस्त, कि इन्होंने जो बात की है लुकअप टेबल बनेगा, इसको प्लीज कोई एक्सप्लेन करना चाहे तो वो माइक ओपन कर ले अपना। सर फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम लोग एक एग्जांपल ले लें कि अगर पुलिस जो है वो सर्च कर रही है कि बॉम्ब कौन सी गाड़ी में, और सामने जो है 5 गाड़ियां हैं, तो अगर हम लोग इफ एल्स का जो है केस लें, तो उसमें ये होगा कि पुलिस जो है पांचों गाड़ियों को पांचों गाड़ियों के अंदर जाके देखेगी कि केस में बॉम्ब है या नहीं है। लेकिन अगर हम लोग स्विच की केस की बात करें, तो उसके अंदर ये होगा कि पुलिस के पास कोई ऐसा डिटेक्टर होगा जिसकी मदद से पुलिस को ये चीज पता लगेगी कि इस गाड़ी में बॉम्ब है, तो वो डायरेक्टली उसी गाड़ी में जो है। अच्छा, काइंड ऑफ आपने सही एग्जांपल दी, काइंड ऑफ। आपने आपने ऐसा कहा कि जो इफ स्टेटमेंट है इसमें क्या होगा कि पुलिस हर गाड़ी में फर्दन फर्दन जाके उसको चेक करेगी और पूरी तलाशी लेगी। और स्विच के केस में क्या है कि पुलिस के पास पहले से ही रिपोर्ट है किसी भी सोर्स से कि भाई इस गाड़ी के अंदर कुछ गड़बड़ है, तो वो डायरेक्ट, मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे लंदन देता हूँ, तो वो डायरेक्ट लंदन पे जाएगी, वो उसको चेक करते करते लंदन पे नहीं जाएगी। बिल्कुल आपने एग्जांपल सही दी है। या किसी ने अगर मॉस्को लिखा है, तो वो ऊपर के इन केसेस को चेक किए बगैर डायरेक्ट मॉस्को पे आ जाएगा वो। ठीक है, डायरेक्ट वो क्या आ जाएगा, मॉस्को के ऊपर आ जाएगा। अच्छा, ये थोड़ी सी हैरानकुन बात हो सकती है कुछ जो दोस्तों के लिए जो इफ एल्स हम पढ़ चुके हैं पहले, क्योंकि ऐसा सोचना इम्पॉसिबल लग रहा है कि अगर यहाँ पर सिटी नेम दिया गया है तो जाहिर है इसको एक एक करके चेक किए बगैर तो आना इम्पॉसिबल है। उसको डायरेक्ट कैसे ये पता चल जाएगा कि मॉस्को बंदे ने एंटर किया और वो डायरेक्ट लाइन नंबर 75 पे कैसे जा सकता है, ऐसा सोचना इम्पॉसिबल लगता है। जी, अगर कुछ पूछना नहीं चाह रहे हैं तो हैंड लोअर कर लें। हुसैन, कुछ पूछना चाह रहे हैं आप क्या? अच्छा जी। तो ऐसा सोचना इम्पॉसिबल लगता है कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है। जी, तो जिन लोगों ने गूगल किया उनको क्या समझ आया? अरीबा, गूगल किया आपने कि स्विच और इफ में कैसा डिफरेंस? सर किया है, इसमें तो यही लिखा आ रहा है जो फास्ट डिफरेंस है, मैंने लिखा भी है इसमें कमेंट में। मैंने फिर तो
वो मैं आपको सर ये एग्जीक्यूशन में भी टाइम लगना चाहिए इसमें। तो मान ले कि हमारे पास 100 केसेस है या 150 केसेस है, हाँ तब किसी ने आखिरी जो 150 पर जो केस है उसका नंबर सर्च किया या उसके बारे में पूछा, तो इसमें तो इसको टाइम लगना चाहिए, टाइम कंज्यूमिंग होगा फिर एक तरीके से। ये तो वो डायरेक्ट कैसे पहुंचेगा, ये नहीं आ रही हाँ ना जी बात जी, समझ। अभी हम एक्सप्लोरेशन के जो प्रोसेस में है, हमें ब्रेनस्टॉर्मिंग के प्रोसेस में है, उसमें हमने ये तो एक्सप्लोर कर लिया है, यहाँ तक हमने एक्सप्लोर कर लिया है कि वो सम सॉर्ट ऑफ टेबल बना लेता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो डायरेक्ट मॉस्को पे पहुंच जाता है बगैर ऊपर से चेक किए, ये बगैर उसको चेक किए मॉस्को पे पहुंच जाता है। अब वो कैसे पहुंच जाता है, ऐसा ऐसा क्या अप्रोच उन्होंने अख्तियार किया है जिससे इस तरह हो जाता है, वो एक्सप्लोर करना भी बाकी है, वो हम आहिस्ता आहिस्ता एक्सप्लोर कर रहे हैं। जी, किसी को समझ आई क्या है ये सर बात? ऐसा होगा इसमें, सर या सर बुलियन, ऐसा होगा कि क्या पहली बार एग्जीक्यूशन में टाइम लेगा ताकि वो सारों को जो है मैप कर ले, एक बार टेबल बना ले, उसके बाद फिर अगली बार, दूसरी तीसरी बार जब भी हम स्विच केस को इस्तेमाल करेंगे वो खुद ब खुद डायरेक्ट, चाहे 1000 नंबर पे हो या चाहे 100 नंबर पे हो, डायरेक्ट उस पे पहुंच जाए। हाँ, आप बहुत करीब करीब पहुंच गए हैं हुसैन, कि ऐसा ही होता है बिल्कुल। पहली बार में वो सबको ट्राई करेगा, एक एक करके सबको देखेगा, सबकी मैपिंग कर लेगा। फिर जब उसके बाद हम उसको जितनी बार भी एग्जीक्यूट कराएंगे, फिर उसको क्योंकि मालूम होगा कि क्या चीज कहाँ पे पड़ी हुई है, तो वो फिर जाके डायरेक्ट उस पे हिट करेगा, नहीं होगा तो डायरेक्ट डिफॉल्ट से वो बाहर आ जाएगा। अच्छा, आप बहुत करीब करीब पहुंच गए हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा करेक्ट करूं आपको, ये पहली दफा हिट होने पे नहीं करेगा, ये जब इस कोड को मैं जैसे ही रन करूंगा ना, ये वो टेबल बना लेगा पहली फुर्सत में, वो टेबल पहले से ही बना के रख लेगा। अच्छा, अच्छा। अब मैं जरा आसान करके समझाता हूँ, सारे लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। देखें जी, इफ एल्स में क्या होता है कि ये इफ एल्स का जो पूरा कोड है ना, ये उस वक्त चलेगा जब यूजर इनपुट देगा, जब तक यूजर ने इनपुट नहीं दिया है ये कुछ भी नहीं कराएगा, इसको इसको कुछ भी नहीं पता चलेगा कि क्या हुआ है। अच्छा, ऑन अदर हैंड जो स्विच केस है हमारा, ये जो स्विच है हमारा, ये मेरे कोड में कहीं पे भी मौजूद होगा ना स्विच केस, उसको ये पहले से टेबल बना लेता है, उसकी फौरन उसकी टेबल ये पहले बना लेता है, मतलब चाहे वो कोड आपका अभी रन हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसकी टेबल ये पहले बना लेता है। अच्छा, उस टेबल जो बनने का जो प्रोसेस है, उसमें होता क्या है, उसमें होता ये है कि वो एक ऐसी टेबल बना लेता है जिसमें उसको अगर किसी का सी लैंग्वेज का बैकग्राउंड है तो उसमें एक चीज होती थी गो टू लाइन नंबर, तो हम गो टू लाइन नंबर करके किसी भी लाइन पे जंप कर सकते हैं डायरेक्टली। तो यस सर, वो लेबल दे देते हैं हम, उसके बाद फिर उस लेबल पे जंप कराते थे डायरेक्ट। जंप करा देते हैं, तो सी लैंग्वेज में ये होता था। अच्छा, जावा स्क्रिप्ट भी चूंकि ऑन द टॉप ऑफ सी लैंग्वेज बनी हुई है, तो इसमें भी हम स्विच केस में उसी तरह से जंप कर रहे होते हैं। अच्छा, उसके अलावा जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जो मोस्ट पॉपुलर हैं, उन सब में स्विच मौजूद है और उन सब में इसी तरीके से वो जंप हो रहा होता है। तो मैंने सी लैंग्वेज का जिक्र जस्ट कॉन्टेक्स्ट के लिए कर दिया, जो लोगों का बैकग्राउंड है उनको इजी समझ आए, ठीक है, बाकी लोग उसको इग्नोर कीजिएगा जंप वाले को। तो सर मैंने जो ब्लॉग देखा है वो सही है, मतलब कमेंट में मैंने यही लिखा हुआ है, जैसे देखा मैंने ब्लॉग। आपने एक ब्लॉग शेयर किया है बट वो मैं खोल नहीं पाया हूँ, अभी हम उसको खोल के भी देखते हैं, पहले हम इसको समझ लेते हैं जरा आसान करके, फिर हम उसको खोल के देखते हैं उसमें क्या लिखा हुआ है। अच्छा, तो स्विच के केस में ऐसा होता है कि जब यूजर इनपुट देगा तो उस वक्त ये इसको एक एक करके कंपेयर नहीं करता है, एक एक करके उसको उस वक्त कंपेयर नहीं करता है। ये जैसे ही मेरा कोड एग्जीक्यूट होता है ना, ये इन सारे केसेस की एक टेबल बना लेता है, ये इन सारे केसेस की एक टेबल बिल्ड कर लेता है। अच्छा, तो नतीजतन क्या होता है कि जो प्रोसेस, जो सीपीयू साइकिल इफ एल्स के अंदर यूजर इनपुट पे इस्तेमाल होता है, यानी हर दफा यूजर इनपुट पे क्या होगा, 5 सीपीयू साइकिल मैक्सिमम चल सकते हैं हर सीपीयू, हर इनपुट पे, हर दफा जब ये चलेगा तो 5 सीपीयू साइकिल चल सकते हैं। लेकिन ऑन अदर हैंड इसमें भी 5 सीपीयू साइकिल ही चलेंगे, लेकिन कब चलेंगे, जैसे ही मैं कोड को रन करूंगा वो 5 सीपीयू साइकिल चल जाएंगे पूरे, ठीक है, ना एक भी कम ना एक भी ज्यादा, 5 सीपीयू साइकिल पूरे चला देगा वो जैसे ही मैं कोड रन करूंगा। अच्छा, जब यूजर इनपुट देगा तो चूंकि टेबल पहले से बनी हुई है, तो वो क्या करेगा, अगर बंदे ने मॉस्को का इनपुट दिया है तो वो डायरेक्ट किस पे जंप करेगा, लाइन नंबर 75 पे जंप करेगा डायरेक्टली। अच्छा, ये तो हो गया इसका बेनिफिट। अब इसका डाउन साइड भी सुन लें, क्योंकि कंप्यूटर्स के अंदर, कंप्यूटर साइंस के अंदर जो आपको किसी एक चीज पे कॉम्प्रोमाइज करना होता है, या तो टाइम पे या तो स्पेस पे। टाइम का मतलब है सीपीयू साइकिल एक्चुअली, कि जितने सीपीयू साइकिल होंगे उतना टाइम लगेगा।
या तो स्पेस पे आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, ठीक है। तो टाइम और स्पेस आप थ्रू आउट द करियर या थ्रू आउट द कोर्स, ये टाइम और स्पेस आपको हर जगह मिलेगा, आपको किसी एक चीज पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। या तो टाइम आप ज्यादा लगवा लें या तो स्पेस आप ज्यादा लगवा लें, ठीक है। आप दोनों चीजें सेम टाइम पे नहीं बचा सकते। आप चाहेंगे कि टाइम भी बचे मेरा, स्पेस भी बचे, ये नहीं हो सकता, ठीक है। आपको किसी एक चीज को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है दूसरी चीज को अचीव करने के लिए। तो हम स्विच केस में क्या कर रहे हैं, अपना टाइम बचा रहे हैं। हम स्विच केस में अपना टाइम बचा रहे हैं, यानी सीपीयू साइकिल बचा रहे हैं। तो उसके लिए क्या होता है, जाहिर है हमें स्पेस फिर हमारा जा रहा होता है। तो जब हमारा कोड चलता है तो ये एक टेबल बिल्ड करता है, और वो टेबल जाहिर है मेमोरी में कुछ ना कुछ वो स्पेस ले रही होती है, वो कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ होता है उसमें, ठीक है जी। तो हमारा थोड़ा सा स्पेस इसमें एडिशनल जा रहा होता है मेमोरी का। वो कितना स्पेस है ये हम यहाँ पे भी डिस्कस नहीं कर पाएंगे टाइम शॉर्टेज की वजह से, लेकिन कुछ ना कुछ स्पेस वो ले रहा होता है। अच्छा, एक डाउन साइड ये हो गया हमारा। दूसरा डाउन साइड, मिसाल के तौर पे अगर आपका ये इफ एल्स का कोड है, आपके कोड में ये लिखा हुआ है, लेकिन अगर चेक का फंक्शन कभी भी ना चले, कभी भी बंदे ने चेक का बटन नहीं दबाया, तो आपका एक भी सीपीयू साइकिल नहीं होगा, आपका एक भी सीपीयू साइकिल नहीं चलेगा, कोड चला ही नहीं है आपका। ऑन अदर हैंड अगर आपने स्विच केस लगाया हुआ है, तो आपका ये कोड चले या ना चले, ये आपका जो है ना क्या कहते हैं, चेक का फंक्शन किसी ने प्रेस किया या ना किया हो, लेकिन आपके जो 5 सीपीयू साइकिल है ना ये वाले, ये हर हाल में कोड एग्जीक्यूट होते वक्त ही चल जाएंगे। यानी काइंड ऑफ कंपाइल टाइम आप इसको कह सकते हैं कि कंपाइल टाइम पे ही उसको कर लेगा। तो ये दूसरा इसका डाउन साइड है। मिसाल के तौर पे अभी तो मेरे पास है 5 केसेस, कल को 5000 केसेस भी हो सकते हैं। तो 5000 केसेस की सूरत में आपका कोड जैसे ही रन होगा ना, तो 5000 सीपीयू साइकिल वो ले लेगा, चला देगा। तो आपका प्रोग्राम लोड होने में निस्बतन ज्यादा टाइम ले सकता है अगर आपने स्विच केस इस्तेमाल किया हुआ है सब जगहों पे। तो लोड होने में ज्यादा टाइम निस्बतन आपका प्रोग्राम ले सकता है, ठीक है। लेकिन उसका बेनिफिट क्या होगा कि एक दफा लोड होने में टाइम ले लेगा, लेकिन जब यूजर का इनपुट आएगा तो वो 5000 हो या 5 लाख हो, वो चलेगा बहुत फास्ट। ये बेनिफिट है इसका, ठीक है। ऑन अदर हैंड अगर आपने इफ एल्स यूज किया हुआ है, तो आपका प्रोग्राम लोड बहुत क्विकली होगा, क्योंकि शुरू में कुछ भी नहीं कर रहा है, कोई टेबल बिल्ड नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, क्विकली आपका प्रोग्राम बूट अप हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब यूजर का इनपुट आएगा तो 5000 सीपीयू साइकिल चल सकते हैं, पॉसिबली हो सकता है कभी 2 चले, हो सकता है कभी 10 चले, लेकिन मैक्सिमम 5000 पॉसिबिलिटी है कि 5000 साइकिल चले हर यूजर इनपुट पे, ठीक है। तो आप नोट कर रहे हैं कि अगर आपके पास कोई ऐसी सिचुएशन है जहां पे पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है, मिसाल के तौर पे सिटीज जो है हमारे पास वो 5000 सिटीज हैं आपके पास, और क्या हो रहा है कि हजारों लोग उसको चेक का बटन दबा रहे हैं, अपने अपने सिटी का नाम लिख के चेक का बटन दबा रहे हैं। तो उस केस में आपके लिए बेहतर सिचुएशन क्या है, आपके लिए बेहतर ऑप्शन क्या है कि आप स्विच का इस्तेमाल करें, कि एक बार प्रोग्राम लोड होने में टाइम ले ले, नो प्रॉब्लम, लेकिन जो हजारों लोग उसको सिटी का नाम लिख के चेक का बटन दबाते हैं, तो उसमें टाइम ना लगाए, उसमें बहुत ही क्विकली वो काम करें, ठीक है। तो हम इमेजिन करते हैं कि एक कंप्यूटर है मेरा, जो कि किसी चौरंगी पे लगा हुआ है, या किसी एग्जीबिशन में वो कंप्यूटर लगाया हुआ है मैंने, ठीक है। उसमें लोग आते हैं और उस कंप्यूटर पे आके अपनी सिटी का नाम लिख के और चेक का बटन दबाते हैं। तो वहां पे मेरे लिए बेस्ट क्या है कि मैं स्विच केस इस्तेमाल करूं, वहां पे मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन ये है, ठीक है। अच्छा, ऑन अदर हैंड अगर कोई ऐसा सॉफ्टवेयर है जो पर्सनल कंप्यूटर पे लोग उसको ओपन करते हैं या उसको मोबाइल फोन पे ओपन करते हैं, ठीक है, तो उसके उस प्रोग्राम के लिए जरूरी ये है कि वो क्विकली लोड हो, क्विकली वो स्क्रीन शो कर दे कि भाई मैं रेडी हूं चलने के लिए, क्विकली शो कर दे, ठीक है। और उसके बाद जब यूजर अपने सिटी का नाम लिख के एंटर करे तो थोड़ा सा टाइम भी लग जाए रिजल्ट आने में, तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि वो पर्सनली उसको चला रहा है, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि क्या सिचुएशन है, तो कौन सा आपके लिए बेहतर है, ठीक है। तो दोनों के प्रोज एंड कॉन्स आपने समझ लिए, इसको मजीद भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। अरीबा ने एक आर्टिकल भेजा था, वो जरा हम खोल कर देखते हैं कि इस आर्टिकल में उन्होंने क्या डिस्कस किया है। जावास्क्रिप्ट में स्विच वर्सेस इफ यानी एल्स। सर इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि यूजर एक्सपीरियंस सही अच्छा होना चाहिए, किसी बस यूजर एक्सपीरियंस हम अच्छा दें उसको। हाँ, तो आपने चूंकि अब आपने इसके प्रोज एंड कॉन्स को समझ लिया है, तो आप बिटवीन दीज टू आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सा वाला इस्तेमाल करना है, ठीक है, किस किस सिचुएशन में। डिफरेंस, expression inside of a statement that execute if else statement check the quality as well of the logical expression. On other hand, if a statement evaluate the integer, character, point, float boolean type.
अच्छा, ये जो आर्टिकल लिखा हुआ है इन्होंने थोड़ा सा ठीक है ये, लेकिन कुछ नॉलेज इसमें ना थोड़ी सी रॉन्ग है। वो रॉन्ग इस वजह से है कि इन्होंने लिखा है यहाँ पर कि इफ स्टेटमेंट जो है ना वो इंटीजर, कैरेक्टर, पॉइंटर, फ्लोटिंग पॉइंट सबको चेक कर सकता है। ऑन अदर हैंड स्विच स्टेटमेंट इवेल्युएट वन कैरेक्टर और इंटीजर डेटा सेट। ये गलत है। हम कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, एवरीथिंग हम उसमें लगा सकते हैं। ठीक है, हम स्विच केस के अंदर हम कंपैरिजन ऑपरेटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इफ एल्स में जो जो कुछ इस्तेमाल हो सकता है वो सारा कुछ स्विच में इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है, बट द ओनली डिफरेंस इज कि एक शुरू में ही पूरा चला देता है और एक चलता है जब यूजर का इनपुट आता है, जब चलता है। ठीक है, तो ये काइंड ऑफ बुक्स में यही लिखा हुआ होता है एक्चुअली, जो इन्होंने लिखा है यहाँ पर, लेकिन असल में ये बात सही नहीं है। इसलिए सही नहीं है कि स्विच केस में वो सारे काम हो सकते हैं जो इफ एल्स में हो सकते हैं। मतलब नॉट अ वन पॉसिबिलिटी, नॉट अ वन थिंग कि आप वो इफ एल्स में कर सकते हैं और आप स्विच में वो ना कर पाए। ठीक है, ऐसा कोई सर एक ये एक जनरल स्टेटमेंट लग रहा है। हो सकता है कि इन्होंने किसी स्पेसिफिक हाँ, लैंग्वेज को लेते हुए ये लिखा हो। नहीं, आप जावास्क्रिप्ट का ही शुरू में लिखा तो हुआ है खैर इन्होंने, सही। जावास्क्रिप्ट का ही लिखा हुआ है। और बुक्स में आमतौर पर ये लिखा हुआ होता है। मैं इसको बिल्कुल रॉन्ग इसलिए नहीं कहूंगा कि बुक में आमतौर पर ये बात लिखी हुई होती है कि मतलब इफ स्टेटमेंट में वो नहीं हो सकता, लेकिन ये रॉन्ग है डेटा। इफ में सारे काम होते हैं और स्विच में भी सारे काम हो जाते हैं। ठीक है, तो आप गूगल पे जाकर जस्ट लिखेंगे ना कि कोई भी चीज आपको इफ स्टेटमेंट में आपने वो किया हुआ है और उसको आप स्विच में कैसे करें, तो आप वो गूगल करके इजिली आप तलाश कर सकते हैं। ठीक है, हम अभी यहाँ पे वो कवर नहीं करेंगे क्योंकि वो थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। इफ वाले में हम ऑलरेडी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा चुके हैं थोड़ी सी, तो मैं स्विच को थोड़ा सिंपल रखना चाहूंगा अभी। अच्छा, तो आप सब लोगों का को क्या करना है अभी क्लास खत्म होने के बाद, ये कोई टास्क नहीं है बट जस्ट प्रैक्टिस के लिए, ये जो स्विच स्टेटमेंट का कोड है ये आप अपने हाथ से एक दफा प्लीज जरूर लिख कर देखिएगा। और जो कोई भी आप उठा लीजिएगा, किसी किसी भी ऐसी लिस्ट उठा लीजिएगा कोई भी, या जैसे क्लीनेस्ट सिटी, दुनिया के अंदर जो क्लीनेस्ट टॉप 10 क्लीनेस्ट सिटी है वो उसका नाम उठाकर आप अपने उसमें लगा लीजिएगा कि आप अपने सिटी का नाम डाल के उसमें चेक कर सकें। या मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी जो होता है, जो सैचुरेटेड पॉपुलेशन है बड़ी बड़ी सिटीज में, तो या कंट्रीज में, या टॉप 10 कंट्रीज इन एजुकेशन। पॉपुलेशन डेंसिटी, हाँ, एजुकेशन में या पॉपुलेशन में किसी भी चीज में आप सिटी का नाम उठाकर और उसको बनाइएगा। इसमें आपकी क्रिएटिविटी है कि आप कैसे करके एक अच्छा कुछ ऐप बना सकते हैं। ये आपके ऊपर है, मैं कोई इसको फ्रीज नहीं कर रहा हूँ, स्पेसिफिक आपको कोई मैं रिक्वायरमेंट नहीं बता रहा हूँ, बट जस्ट कोई भी टॉप 10 लिस्ट निकाल के और उसमें आपने यही सेम कोड लिखना है उस डेटा के साथ, और स्विच केसेस की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है जी। अच्छा, और एक काम अगर आप और भी कर सकें कि बल्कि ये असाइनमेंट शायद मैं मुझे देना चाहिए, ये असाइनमेंट मैं बल्कि आपको दे रहा हूं कि जो लास्ट हमने ऐप बनाई थी ना वेदर वाली, उसमें हमने इफ स्टेटमेंट इस्तेमाल किया था। वो सब लोग बना चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, ऑलरेडी सब लोग बना चुके हैं वो ऐप, आप सबमिशन भी उसकी करवा चुके हैं। वही ऐप आपको स्विच केस के जरिए बनाना है। ठीक है, क्योंकि मैंने ये स्टेटमेंट दिया है, मैंने ये बात कही है कि जो भी काम आप इफ एल्स के जरिए कर सकते हैं वो सारे काम आप स्विच केस में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप से अगर हो पाए आपसे, आप गूगल कीजिएगा उसको, आप कोशिश कीजिएगा ऐसा करने की कि जो लास्ट हमने वेदर की ऐप बनाई थी कि कैरी जैकेट और कैरी नॉट जैकेट और ये जो सारी चीज, उसको आप कन्वर्ट कर पाए स्विच स्टेटमेंट्स के जरिए, उसको आप अचीव कर पाए। ठीक है, अगर ये हो पाए तो बहुत अच्छा रहेगा। उससे आपकी जो स्विच केस की जो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस आपका काफी अच्छा रहेगा। ठीक है जी। अच्छा, अगर इस पॉइंट पे अब किसी का कोई सवाल है इस हवाले से तो वो पूछ सकते हैं, और अदरवाइज फिर हम इस क्लास को यहाँ पर एंड करेंगे। सर, स्विच एक ही दफा पूरा कोड रीड कर लेता है? यस, जैसे ही आपका कोड रन होता है ना वो पूरे उसको रीड करके एक टेबल बना लेता है उसकी। ठीक है, और वो टेबल को अपने पास सेव कर लेता है, और वो ऐसी टेबल होती है कि उसके अंदर अगर मॉस्को लिखा हुआ है तो उसके अगेंस्ट एक लाइन नंबर होती है, वो डायरेक्ट उस लाइन नंबर पे आपको ले जाता है। ये रैम में होती है? हाँ, रैम में होती है ऑफ कोर्स। सर ये फिर डिवाइस पर हैवी पड़ता होगा, यानी जैसे आपने रैम की बात की तो फिर रैम पर हैवी पड़ता होगा ये कोड? जी,
बिल्कुल ऐसा ही है, जैसा कि मैंने जिक्र किया है कि आप एक वक्त में या तो टाइम बचा सकते हैं या तो स्पेस बचा सकते हैं। तो स्विच ऐसा है कि इसमें टाइम बचता है आपका, बट स्पेस थोड़ा सा ज्यादा इस्तेमाल होता है। अब कितना ज्यादा स्पेस इस्तेमाल होता है वो हम अभी यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, वो आप अलग से गूगल करना चाहें तो कर सकते हैं कि वो कितना ज्यादा स्पेस लेता है, बट बहुत ज्यादा फिर भी नहीं ले रहा होता। इतना इतना कोई मेजर फर्क नहीं है कि नोटेबल हो, बट स्टिल कुछ ना कुछ स्पेस एडिशनल ले रहा होता है। तो अब मैं आपको एग्जांपल दूं कि कौन सी ऐसी जगहें होती हैं जहां पे स्पेस बहुत ही क्रिटिकल होता है। जैसे अगर आप किसी स्मार्ट वॉच के लिए कोई ऐप लिख रहे हैं, जावा स्क्रिप्ट में लिख रहे हैं आप, तो स्मार्ट वॉच के अंदर जाहिर है रिसोर्सेस कम होती हैं काफी। आपके पास रैम मौजूद है, इवन अभी स्मार्ट वॉचेस जो हैं उसमें 1 GB तक रैम अवेलेबल होती है आपके पास, बट आप जितनी ज्यादा रैम यूटिलाइज करेंगे बैटरी आपकी उतनी ज्यादा खर्च होगी। ठीक है, ऐसा बोला जाता है कि आप रिसोर्सेज को कम से कम आपको यूज करना होता है। तो उसमें फिर आपको ना ये चीजें काफी हेल्पफुल रहती हैं कि अच्छा यार अगर मैं इफ लगाऊंगा तो या स्विच लगाऊंगा तो किसमें मुझे क्या चीज बेनिफिशियल रहेगी ज्यादा। तो ऑन ऑन डिपेंडिंग ऑन द केस कि एक स्मार्ट वॉच में आप क्या काम कर रहे हैं और उसमें वो कितना फ्रीक्वेंटली वो काम होगा, आप ये डिसाइड करते हैं उस केस के मुताबिक कि आपको स्विच लगाना है या आपको इफ लगाना है। जी हसन खान, हसान खान। जी सर, ये मैंने ये पूछना था कि जो लास्ट असाइनमेंट हमने बनाया था वेदर की ऐप का, तो उसके अंदर जो है हमने वही इफ एल्स का जैसे आपने बताया वो लगाया था। तो अब इसमें स्विच केस के अंदर हम क्या लगाएंगे कि जैसे पोल्यूशन सिटी या रेन किस तरह का उसमें बनाना मैंने दो सिनेरियो। बातें बताई हैं। एक तो मैंने ये बताया कि जो मैंने अभी क्लास में चीज बना दी है ना कि टॉप 5 सिटीज जो हैं, टॉप 5 सिटीज का ये तो मैंने बना दिया है। तो आप इसी तरह कोई दूसरा डेटा उठा के, मैंने तो टॉप 5 सिटीज जस्ट लिख दिया है, आप कोई दूसरा डेटा उठाएं मोस्ट पॉपुलेटेड या मोस्ट एजुकेटेड टॉप सिटीज, और उसके साथ आप अपने हाथ से इस कोड को लिख कर देंगे। ये तो हो गई एक बात। जब ये इतना काम आप कर लें उसके बाद आपको सेकंड काम ये करना है, अगर आपसे हो पाए कोशिश कीजिएगा पूरी कि ऐसा हो जाए आपसे। आपको क्या करना है, जो इससे पहले वेदर ऐप आप बना चुके हैं उसी वेदर ऐप में इफ को हटाकर उसकी जगह स्विच को प्लेस करने की कोशिश करना है आपको। ठीक है, और वही वही रिजल्ट अचीव करना है जो इफ से किया था आपने। ठीक है, अगर ऐसा हो पाए तो प्लीज ऐसा जरूर कीजिएगा। ठीक है जी। स्विच जो है एक ही बार परमानेंट एक क्या नाम है स्पेस ले लेता है, या फिर जब इसको रन किया जाएगा, जब इसका टाइम आएगा उसके बाद ही उसका स्पेस की मामला होगा, और फिर जो वो स्पेस होगा एक बार यूज करके वो क्लॉक में चला जाएगा? नहीं, ये चलने से पहले ये अपना स्पेस ले लेता है। ये जो टेबल बनानी होती है ना उसको, ये चलने से पहले ही वो टेबल बना के तसल्ली से बैठा हुआ होता है। जब भी चलेगा वो टेबल से ही चलता है ये। मतलब जैसा बीच में एक दोस्त ने कहा था कि उनको ब्रेन स्ट्रॉमिंग के दरमियान उन्होंने ऐसा ओपिनियन शेयर किया था कि पहली बार जब ये चले तो वो टेबल बना ले, बट ऐसा नहीं होता है। वो पहली बार चलते हुए टेबल नहीं बनाता, वो पहली बार चलने से भी पहले वो टेबल पहले से बना के बैठा होता है। जब पहली बार जब ये चलता है तो टेबल के जरिए ही चलता है। स्विच यूज करके जो हम कोड लिखेंगे तो वो ऐप की जो मेमोरी होगी ज्यादा होगी, वो ऐप की मेमोरी थोड़ी सी ज्यादा होगी, बट जब यूजर वैल्यू इनपुट करेगा ना तो फौरन चलेगा, वो क्विकली चलेगा, इफ से ज्यादा फास्ट चलेगा। सीपीयू साइकिल कम इस्तेमाल होंगे। सर एपीआई भी डालना है इसमें? हाँ, जो पहले वाली ऐप आपने बनाई है वो ऐप एज इट इज रहेगी आपकी, जस्ट आपको इफ हटा के उसकी जगह स्विच लगाना है, तो एपीआई वगैरह सब सेम उसी तरह रहेगी। सर इसमें कंडीशन वगैरह जो ऑपरेटर्स है वो चलेंगे? हाँ, वो यही तो है ना, आप गूगल कीजिएगा कि कंपैरिजन ऑपरेटर स्विच में कैसे इस्तेमाल होता है, तो ये आप खुद से करने का काम है आपके। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको इस वजह से नहीं कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जो मैंने कोड लिखवाया अगर इतना आपको समझ आ गया है तो गुड इनफ, आप समझ चुके हैं। बट टू टेक इट नेक्स्ट लेवल आप ये खुद से एक्सप्लोर कीजिएगा कि इसमें कंपैरिजन ऑपरेटर कैसे चलाए जा सकते हैं स्विच में। ठीक है, तो ये मैंने आपको दूसरा वाला टास्क, जब भी मैंने कहा कि अगर आपसे हो पाए तो जरूर कोशिश कीजिएगा करने की। ना भी हो पाए, अगर इतना भी आप समझ गए तो गुड इनफ है आपके लिए। ठीक है, बट अगर हो पाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा नेक्स्ट लेवल तक ले जाने के लिए। ठीक है जनाब, अगर किसी का मजीद कोई सवाल नहीं है तो हम यहाँ पे इस क्लास को एंड करते हैं। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात रहेगी अगली क्लास में। सर एक छोटा सा क्वेश्चन। जी प्लीज। जिसका केस का टेबल बनना होता है वो हीप। आपकी आवाज थोड़ी स्लो आ रही है। सर मैं कहता जो स्विच केस का टेबल बनना होता है फॉर्म में जाता है या स्टैक की फॉर्म में जाता है मेमोरी के अंदर?
ये तो मुझे डिटेल नहीं पता। ये आप गूगल कीजिएगा, आप बताइएगा गूगल करके। ओके। ठीक है, बट वो मेमोरी में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत स्पेस एडिशनल ले रहा होता है, जस्ट इतना समझ लें तो गुड इनफ है। ठीक है, चलें जी, इंशाल्लाह फिर मुलाकात रहेगी आपसे नेक्स्ट क्लास में। और मैं कोड ये वाला भी पुश कर देता हूँ, और इंशाल्लाह मैं वीडियो भी ये फौरन ही कोशिश करूंगा कि अपलोड कर दूं। चलें जी, थैंक यू सो मच, बाय।